हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक, यानी आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन सभी एमसीक्यूज के बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक, यानी आपके जो बोर्ड एग्जाम में 6 ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं उन सभी क्वेश्चंस की हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक, हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है क्या कि अणुसंघ गुणधर्म। ठीक है ना, क्या कह रहा है आपसे कि अणुसंघ गुणधर्म किसे या क्या है। ठीक, यानी इन 4 ऑप्शन में अणुसंघ गुणधर्म कौन सा है ये बात आपको बतानी है। ठीक है, तो अणुसंघ गुणधर्म होते हैं 4 प्रकार के। ठीक, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ध्यान से पढ़ लीजिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक, ये आप याद रखिएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक, तो ये हो गया पहला आपका अणुसंघ गुणधर्म। ठीक, और उसके बाद हम लोग बातचीत करें तो दूसरा जो अणुसंघ गुणधर्म होता है वो होता है आपका क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक, और उसके बाद जो तीसरा अणुसंघ गुणधर्म होता है वो होता है आपका हिमांक में अवनमन। ठीक है, ऐसे हिमांक में अवनमन, ये याद रखिएगा। ठीक, और एक लास्ट होता है और वो होता है आपका परासरण दाब। ठीक, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में परासरण दाब। ठीक है, तो अणुसंघ गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और चौथा होता है परासरण दाब। ठीक, आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अगर निम्नलिखित किस यौगिक में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा ऑक्सीकरण संख्या +6 है। ठीक, अब ये आपको निकालना है, हम लोग एक एक ऑप्शन को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक, ध्यान से देखिएगा, पहला जो ऑप्शन है, अच्छा हमें करना क्या होता है तो जिसके लिए निकालना है, ध्यान से देखो, आपसे पूछा गया ना मैग्नीज की बतानी है। ठीक, तो मैग्नीज के बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे x मान लेना पड़ता है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, पहले हम लोग पहले ऑप्शन को करना शुरू करते हैं। ठीक, देखो तो क्या करोगे आप मैग्नीज को क्या मान लीजिए x। ठीक, प्लस और उसके बाद में ध्यान से देखना आपको क्या दिख रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं 3, तो 3 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई करा देते हैं इसके ऊपर चार्ज कितना होता है। ठीक, तो बराबर में क्या कर देना आपको 0। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो मैग्नीज के भी कितने मॉलिक्यूल हैं 2, तो यहाँ पर आप 2 से क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक, अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे क्या 2x प्लस, अब 3 का माइनस में 2 में मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको देखने को मिलेगा -6। ठीक, बराबर में क्या कर देना है 0। तो आप देखेंगे क्या कि 2x बराबर, अब ये माइनस का उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का। आप फिर उसके बाद क्या करेंगे तो x बराबर +6 और बटे में क्या कर दीजिए 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका आंसर है वो कितना आया +3 आया। ठीक, जो कि पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ठीक है ना, अब चलिए देखते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में। अब दूसरा ऑप्शन जो है वो कह रहा है आपसे क्या K2MnO4। ठीक, अब इससे निकालनी है तो जरा इसको देख लेते हैं। ठीक, अब हमें सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ पर K दिख रहा है। ठीक, तो K दिख रहा है, K के कितने मॉलिक्यूल हैं 2। ठीक, और उसके बाद में मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है तो आप ध्यान रखना +1। ठीक, प्लस अब मैग्नीज को आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए। ठीक है ना, और उसके बाद प्लस। ठीक, अब ऑक्सीजन के देखिए ध्यान से कितने दिख रहे हैं आपको 4, तो 4 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए जितना उसके ऊपर चार्ज हो, तो -2 बराबर में क्या कर दो 0। ठीक, अब आप जब इसको करेंगे तो आपको मिलेगा 2 + x और माइनस करेंगे तो माइनस का 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है ना, और बराबर में क्या कर दीजिएगा 0। अब ट्रांसफर करके उधर ले जाइए तो x बराबर ये -8 किसका हो जाएगा +8 और ये +2 ये किसका हो जाएगा -2। ठीक, जब आप इसमें से घटाएंगे तो आपको मिलेगा +6। ठीक, आप देखा कितनी आसान तरीके से आपने यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था ना मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कब और कितनी होनी चाहिए +6। ठीक, तो आपने देखा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अच्छा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है निम्नलिखित लिगेंडों में से, ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित लिगेंडों में से कौन सा लिगेंड उभय दंती, ये ध्यान रखो, कह रहा उभय दंती लिगेंड के समान व्यवहार करता है। ठीक, यानी कि आपसे पूछा गया है कि उभय दंतुर लिगेंड क्या होता है। बड़ी आसान सा क्वेश्चन है और आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब उभय दंतुर लिगेंड कहते हैं किसको, तो थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए जरा। ठीक, हम लोग उभय दंतुर लिगेंड उसे कहते हैं जिनके पास में एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं। ठीक, लेकिन जब वो केंद्रीय परमाणु से जुड़े तो सिर्फ एक दाता परमाणु से
जुड़े, ठीक है। और हमारे पास में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है H2O, ठीक। तो ये कैसा है, एक आपका उदासीन लिगेंड है, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे यहाँ पर EN लिखा हुआ है, ठीक, तो ये भी कैसा है, एक उदासीन लिगेंड है, ठीक। और ऑप्शन नंबर डी में आपने देखा कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, NH3 दिख रहा है, ठीक। तो ये भी कैसा है, एक उदासीन लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा NO2, ठीक। अब इसके दो होते हैं, जरा समझिए। एक होता है आपके पास में ONO, इसमें दाता परमाणु क्या हो जाएगा आपका O, और एक होता है आपका क्या NO2, ठीक। और इसमें आपका दाता परमाणु क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक। यानी आप NO2 को ऐसे दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और आपका ध्यान रखना है कि यही हमारा क्या कहलाता है, उभयदंतुर लिगेंड कहलाता है। मतलब जिनके पास में एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, उभयदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। लेकिन एक कहानी और होती है, वो क्या कि ये जो अगर केंद्रीय परमाणु से जुड़े होंगे तो सिर्फ किससे, एक दाता परमाणु से जुड़े होंगे, ठीक। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। फिलहाल चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, कह रहा है एसिड क्लोराइड के रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। रोजेनमुंड अपचयन से बनता है, क्या बनता है, कह रहा है एल्डिहाइड बनता है, अल्कोहल बनता है, ठीक, हाइड्रोकार्बन बनता है या एल्किल क्लोराइड बनता है, ठीक है। जरा समझिए ध्यान से कि रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो आप याद रखिएगा कि पलाडियम तथा बेरियम सल्फेट, समझ रहे हैं ना, पलाडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, ठीक। अब कह रहा ना एसिल क्लोराइड, ठीक। तो आप एसिल क्लोराइड समझिए ध्यान से। जैसे मैंने आपसे यहाँ पर एक एग्जांपल बता दूं, ठीक। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हो गया, C+O और यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, Cl लिख लेना, क्या लिख लेना है, Cl, ठीक। तो ये हो गया आपका एसिल क्लोराइड, ठीक। अब एसिल क्लोराइड का क्या कराना है, अपचयन। अच्छा, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, ठीक। तो अब आप देखेंगे क्या कि यहाँ से आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, दो। तो एक आप हाइड्रोजन किसको दे दीजिए, यहाँ से निकाल करके Cl को, ठीक। और एक हाइड्रोजन बचेगा, उसकी जगह पर आप यहाँ पर कार्बन को दे दीजिएगा जाकर के, ठीक। मतलब कहने का साफ है कि यहाँ से आपको जो बाहर होने वाला वो क्या दिखेगा, HCl, ठीक। और जो आपको दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा वो कुछ इस तरीके से आप देख पाएंगे, C+O और यहाँ पर केवल क्या बचेगा, एक H, ठीक। और इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। यानी ये जो फॉर्मूला बन गया वो किसका बन गया, बेंजल्डिहाइड का, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा कि एसिल क्लोराइड के रोजेनमुंड अपचयन से आपको क्या देखने को मिलेगा, एल्डिहाइड देखने को मिलेगा, ठीक। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी क्या है, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन आइसोसाइनाइड, ये समझो ध्यान से, कौन आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, ठीक। मतलब ये चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है आइसोसाइनाइड परीक्षण कौन देता है, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसाइनाइड परीक्षण का मतलब क्या है। तो आपको याद रखना है, एक रिएक्शन होती है नेम रिएक्शन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या होती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है, ठीक। अब कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है वो कौन से एमीन देते हैं वो आपको बताना है, ठीक। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक। आपको क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि एक होता है 1 डिग्री एमीन, ठीक। अब 1 डिग्री एमीन में क्या होता है, तो आपको साथ में ध्यान रखना R और R के साथ में क्या देखने को मिलेगा आपको, NH2, ठीक। और एक होता है 2 डिग्री एमीन, और 2 डिग्री एमीन में आप देख पाएंगे R और N के साथ में एक हाइड्रोजन होगा और आपके पास में दो एल्किल समूह होंगे, ठीक। और उसके बाद में क्या होता है 3 डिग्री एमीन, ठीक। और 3 डिग्री एमीन में आप देखेंगे क्या कि N के साथ में आपको 3 एल्किल समूह देखने को मिलेंगे, ठीक, इस तरीके से। और जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एमीन के साथ में होती है, ठीक। तो अब आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा, क्या सही होने वाला आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि प्राथमिक एमीन, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड, समझिए ध्यान से, क्या कह रहा है, न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, ठीक। अब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं ये क्या है, तो जरा समझिए, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक, उनमें क्या होता है, तो एक होता है फास्फेट, ठीक। और फास्फेट से जुड़ा हुआ क्या होता है, शर्करा, और शर्करा से जुड़ा हुआ क्या होता है, क्षारक, ठीक। ऐसी एक कहानी होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, फास्फेट, शर्करा और क्षारक, ठीक, ऐसी कहानी होती है। अब इसमें अगर आप दोबारा आगे से देखेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, फिर से फास्फेट, ठीक। और इसी फास्फेट के साथ में क्या जुड़ा होगा, शर्करा, ठीक। और इसी शर्करा से फिर क्या जुड़ा होगा, एक क्षारक जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये कहानी है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की, ठीक। यानी न्यूक्लियोटाइड कुछ इस तरीके से बनते, तीन लोगों से मिलकर, फास्फेट से, शर्करा से, क्षारक से, फिर फास्फेट, फिर शर्करा, फिर क्षारक, ठीक, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या कहलाएगा, आपको फास्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा, किसके द्वारा, फास्फोडाइएस्टर बंधन के द्वारा जो है वो न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया किसी विलयन के अणु संघ गुणधर्म, फिर से देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, अणु संघ गुणधर्म निर्भर करते हैं, ठीक। अब देखो एक सीधी सीधी कहानी लिखी, इसमें क्या लिखा है, कह रहा अणु संघ गुणधर्म। अब आप यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा है संख्य, ठीक। संख्य का मतलब होता है संख्या, संख्य का मतलब क्या हो गया, संख्या, ठीक। तो ये ध्यान रखना, तो कह रहा संख्या मतलब वो तत्व या वो सारे यौगिक जो किस पर निर्भर करते हो, अणुओं की संख्या पर। अणु का मतलब क्या हो गया, अणु, और संख्या का मतलब क्या हो गया, संख्या, मतलब जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, अणु संघ गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक। पहला ऑप्शन कह रहा विलय के कणों की संख्या पर, ठीक। दूसरा कह रहा विलय के कणों की प्रकृति पर, ये समझो ध्यान से, एक तो कह रहा संख्या पर, दूसरा क्या कह रहा प्रकृति पर, ठीक। तीसरा कह रहा विलायक के कणों पर, विलायक के कणों की प्रकृति पर, ठीक। और चौथा कह रहा विलय तथा विलायक दोनों के कणों की प्रकृति पर, ठीक। तो आपको ध्यान रखना ये प्रकृति पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, हमने आपसे बोला किस पर डिपेंड करता है, तो अणुओं की संख्या पर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या, ध्यान से पढ़ रहा है क्या कि KMnO4, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में निकालना सिखाया था, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीज की बात कर रहा ना, हमसे किसके पूछा गया, मैग्नीज का। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो K में कितना होगा, तो एक मॉलिक्यूल है और एक ही के उसके ऊपर कैसा होता है, प्लस का चार्ज होता है, ठीक। तो आप यहाँ पर केवल +1 लिख लीजिए और उसके बाद में आप क्या करेंगे, मैग्नीज को क्या मान लीजिएगा, X, ठीक। O के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, 4, लेकिन याद रखना इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, तो -2 से आप क्या करा दीजिएगा, मल्टीप्लाई, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो यहां पर क्या मिलेगा, 1 + x -4 दूनी 8 बराबर में 0, ठीक। अब जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो आप देखेंगे ये +8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -1, ठीक। घटा दीजिए तो आप देख पाएंगे, आपको दिखेगा ऐसे +7, ठीक है कोई ऑप्शन ऐसा आपका, तो आपने देखा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका चौथा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, +7 देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है क्या, कह रहा है क्या कि आपको यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजन यौगिक दिया गया कुछ इस तरीके से, ठीक। अब इसमें आपसे कह रहा है ना कि कोबाल्ट की उपसह संयोजन संख्या, सुनो जरा ध्यान से, ठीक। उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या, ठीक। इसकी कहानी समझना जरा ध्यान से, उपसह संयोजन संख्या और एक होता है आपका क्या, समन्वय संख्या, ठीक। दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या, ठीक। अब उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते किसको है, तो कुछ नहीं, आप ध्यान रखना कि केंद्रीय परमाणु से जुड़े, किससे, केंद्रीय परमाणु से या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। अब केंद्रीय परमाणु किसे कहते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोबाल्ट, ठीक। अब कोबाल्ट से देखो एक तो ये लिगेंड जुड़ा हुआ है NH4 और दूसरा लिगेंड आपका क्या जुड़ा हुआ है, Cl। याद रखना इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसके इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये चीज आपको याद रखनी, ठीक। इसमें आपने देखा कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय परमाणु, ठीक। और ये दोनों के दोनों आपके क्या कहलाएंगे, लिगेंड कहलाएंगे, ठीक। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर अमोनियम के 4 और उसके बाद आप देखो तो क्लोरीन के कितने दिख रहे होंगे, 2, तो 4 और 2 मतलब कितने हो गए, टोटल लिगेंडों की संख्या कितनी हो गई, 6। तो इसकी जो उपसह संयोजन संख्या है वो भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक। तो बस इतना ध्यान रखना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा चौथा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है, चलिए देखते हैं हम लोग दोबारा से। चलिए अच्छा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम लोग सीख रहे थे। कह रहा इटार्ड अभिक्रिया, ठीक। तो कह रहा इटार्ड अभिक्रिया में टालुइन को बेंजेल्डिहाइड में, किसमें, बेंजेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं, ठीक। तो किसके द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है, इसकी कहानी हम लोग सीख रहे थे। फिलहाल आप देखेंगे ध्यान से, क्या इस तरीके से आपको बेंजीन समूह के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, CH3, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं टालुइन। अब टालुइन का कराना ऑक्सीकरण, अब कराना किसकी उपस्थिति में होता है, तो आपने देखा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड में आपको मिला होगा क्रोमिल क्लोराइड यानी कि CrO2Cl2, ठीक। ये ध्यान रखना। और दूसरी कहानी इसमें क्या होती है, तो दूसरी कहानी होती है जल की, ठीक, यानी ऐसे
यानी ऑक्सीकरण कराना है और जल अपघटन कराना है, ठीक। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको क्या देखने को मिलेगा, बेंजल्डिहाइड देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अब बेंजल्डिहाइड क्या होता है, तो बेंजीन समूह के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, CHO देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इटार्ड अपक्रिया याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो आपको याद रखना है क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में हम लोग क्या कराते हैं, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। तो जब टॉलुइन का ऑक्सीकरण होता है तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, आपसे पूछा गया है क्या कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ध्यान समझिएगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में, किसमें, क्षारीय माध्यम में, ये अच्छी चीज है, इसको ध्यान रखना, ठीक। क्षारीय माध्यम में फिनॉल के साथ, किसके साथ, फिनॉल से होने पर प्राप्त होता है, ठीक। तो चलो हम लोग रिएक्शन को सीखते हैं, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब आपने युग्मन अपक्रिया को पढ़ा होगा, किसको, युग्मन अपक्रिया को, ठीक। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये चीज अच्छी तरीके से क्लियर होगी। फिलहाल क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना, कह रहा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले आप बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड लिखेंगे, ठीक। और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, तो बेंजीन के साथ में N2Cl, ठीक। अब इसकी अभिक्रिया आपसे कह रहा है फिनॉल के साथ में, ठीक है। तो फिनॉल क्या होता है, इसकी भी कहानी समझ लो जरा ध्यान से। तो फिनॉल आपने देखा होगा कि बेंजीन समूह के ऊपर क्या लिखा होता है, OH, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन भी दिखा दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और आपसे कह रहा ना कि क्षारीय माध्यम में, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो इसकी रिएक्शन कराएंगे वो किस माध्यम में कराएंगे, क्षारीय माध्यम में कराएंगे, ठीक। तो ये ध्यान रखना। तो क्षारीय माध्यम में आप NaOH ले लीजिए या KOH ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो क्षारीय माध्यम में जब आप ये रिएक्शन कंप्लीट कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ से जो H दिख रहा है ना, वो किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ में, ठीक। तो जो आपका बाहर होने वाला कंपाउंड है वो क्या मिलेगा आपको, HCl मिलेगा, ठीक। और फिर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको फाइनली जो आपका कंपाउंड है वो देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पर आपको N डबल बॉन्ड N और इस N के साथ में आप यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, ये फिनॉल जोड़ेंगे, ठीक। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से आपको जो फाइनली कंपाउंड है वो देखने को मिलेगा, ठीक। अब हम इसको बोलते क्या है, तो आप ध्यान रखना है कि पैरा हाइड्रोक्सी, क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी, और फिर को बोलेंगे डाई एजो, क्या बोलेंगे, डाई एजो, और उसके बाद क्या कहलाएगा हमारा बेंजीन, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग, रतौंधी रोग, ठीक है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से कि विटामिन ए, किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक। अब बाकी भी हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तो विटामिन अगर हम बी की बात करें तो आपको ध्यान रखना, विटामिन बी की कमी से जो है ना वो बेरी कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है, ठीक। ये बात आप अच्छे से याद रखिए, ठीक। और हम बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी से जो होने वाला रोग है उसको हम लोग बोलते हैं स्कर्वी, क्या बोलते हैं, स्कर्वी बोलते हैं, ठीक। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग तो आप ध्यान रखना है रिकेट्स, क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर कर लेने, मतलब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, और विटामिन B1 की कमी से बेरी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो अम्ल के लिए आपको थोड़ी सी कहानी समझनी है, क्या, जो सबसे ज्यादा अम्लीय होता है वो होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ठीक। ये आप अच्छे तरीके से याद रखिए, ठीक। अच्छा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद में कहानी किसकी आती है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद में कहानी आती है फिनॉल की, किसकी आती है, फिनॉल की आती है, ठीक। और फिनॉल क्या होता है, तो बेंजीन समूह के ऊपर OH, ठीक। उसके बाद कहानी आती है किसकी, जल की, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, किसकी आएगी, जल की आएगी, ठीक। और जल के बाद में सबसे लास्ट में जो कहानी होती है वो होती है अल्कोहल की, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आप सबसे ज्यादा, तो अब आप इनमें से देख लीजिए आपको कौन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्या जल देखने को मिल रहा है, तो जल तो फिनॉल से कम है, किससे है, फिनॉल से कम है, ठीक। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, फिनॉल, यानी C6H5OH, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड, ठीक। अब यहाँ पर जल भी दिया गया है और आपने देखा यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आपका एथिल अल्कोहल दिया गया है, जल दिया गया, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल तो है ही नहीं हमारे पास में, ठीक। दिख क्या रहा है आपको, फिनॉल। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है ना, वो सही हो जाएगा फिनॉल, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी क्या है वो समझिए जरा ध्यान से।
देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। कह रहा है क्या, ल्यूकास अभिकर्मक, क्या कह रहा है, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, ठीक। तो देखो ध्यान से, पहले चीज तो ये समझ लो, ये तो है नहीं, ठीक, और इनमें से कोई वाली ये दो कहानी तो अलग होगी, ठीक। अब यहाँ पर दो कहानी है किसकी, सांद्र की और तनु की। बाकी देखो सब में सेम लिखा होगा ना, HCl तथा निर्जलीय जिंक क्लोराइड, HCl तथा निर्जलीय जिंक क्लोराइड, ठीक है। अब दो कहानी है सांद्र और तनु, ठीक, यानी गाढ़ा विलयन होना चाहिए कि पतला होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। सांद्र HCl तथा निर्जलीय जिंक क्लोराइड के विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ठीक। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है हमसे कि एसीटेल्डिहाइड और एसीटोन में, एसीटेल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है, ठीक, यानी अभिकर्मक का नाम बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आपको यहां पर ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा सिर्फ अभिकर्मक। क्या हो जाएगा, सिर्फ अभिकर्मक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिए कि एसीटेल्डिहाइड और एसीटोन, कभी कभी ये पूछ देता है ना एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर के लिए, ठीक, किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर के लिए सबसे प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा है, तो आप याद रखेंगे सिर्फ अभिकर्मक, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन एमीन, निम्नलिखित में से कौन एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता। अभी हमने आपको पिछला इसका क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको जरा समझिए ध्यान से, ठीक। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो एमीन आपको दिख रहा है ये कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री, यानी प्राथमिक एमीन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये भी आपका कौन सा है, 1 डिग्री एमीन है, ठीक। ध्यान से देखते जाइए हर एक चीज को, ठीक है। हमने अभी बताया था आपको पीछे, अब इसको देखिए जरा ध्यान से, तो ये आपको दिखना चाहिए कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री, और लास्ट में आप देख पा रहे हैं ये भी कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है, ठीक। तो 3 तो आपको दिख रहे होंगे, पहला वाला, ठीक, और उसके बाद में कौन सा, दूसरा वाला, और ये लास्ट चौथा वाला, ठीक। ये तीनों कैसे हैं, 1 डिग्री के हैं, ठीक। और जो 1 डिग्री एमीन होता है वही कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, ये बात आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक। अच्छा, अब आपका गलत कौन सा है, तो कह रहा ना ये 2 डिग्री वाला, ठीक। तो आपसे पूछा भी वही गया ना कि निम्नलिखित में से कौन एमीन ऐसा है जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक। तो आप ध्यान रखेंगे जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड, ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देने वाला है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, अभी थोड़ी देर पहले आपने उसका क्वेश्चन किया है तो आप याद रख पाएंगे, जो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है वो क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ठीक, अब देखो कह रहा विलयन का अणुसंग गुणधर्म नहीं है। फिर से देखिए ये क्वेश्चन तो आप पीछे पढ़ चुके हैं ना, विलयन का अणुसंग गुणधर्म नहीं है, तो हमने आपको 4 अणुसंग गुणधर्म पढ़ाए थे, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, परासरण दाब, परासरण दाब ये भी क्या है, एक अणुसंग गुणधर्म है। हिमांक का अवनमन ये भी क्या है, एक आपका अणुसंग गुणधर्म है, ठीक। और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये भी क्या है, एक अणुसंग गुणधर्म है, ठीक। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव, ठीक। यानी जो अणुसंग गुणधर्म नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो पृष्ठ तनाव नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फंसाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा 3 धात्विक धनायनों, समझना ध्यान से, ठीक। कह रहा एक्स, वाई और जेड के मानक अपचयन, क्या कह रहा, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः दिया गया है, प्लस का 0.5 वोल्ट, उसके बाद कह रहा माइनस का 3.03 वोल्ट तथा माइनस का 1.18 वोल्ट है। तो धातुओं के बढ़ते हुए, याद रखना क्वेश्चन को समझो, धातुओं के बढ़ते हुए अपचयन क्षमता का क्रम है, धातुओं के बढ़ते हुए अपचयन क्षमता का क्रम है, ठीक। तो आपने वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ी होगी, ठीक। उसका ये क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको हर तरीके से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलने ही वाला है, ठीक। अब जरा इसको समझना ध्यान से, आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो आप देखेंगे क्या कि जो कहानी शुरू होती है वो होती है माइनस का 3.05, ठीक। और वो नीचे आते आते कहाँ तक, हाइड्रोजन तक, ठीक। मतलब लिथियम से शुरू होकर के कहाँ तक, हाइड्रोजन तक आते आते ये कहानी कहाँ तक हो जाती है, तो 0 के बराबर हो जाती है, ठीक। और नीचे चलोगे तो आप देखेंगे कहां पर, फ्लोरीन तक, ठीक। तो फ्लोरीन तक आते आते ये जो कहानी है वो खत्म हो जाती है कहां पर, तो प्लस का 2.05 तक, ठीक। तो ये आप ध्यान रखना। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या कह रहा है, अपचयन क्षमता का क्रम, ठीक। और वो भी कैसा क्रम, तो बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि जब आप ऊपर से नीचे, यानी इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है क्या कि जो अपचयन क्षमता है, क्या अपचयन क्षमता, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि जो अपचयन क्षमता होती है वो क्या होती है, घटती है,
ठीक, यानी जब ऊपर से नीचे आप आते हैं तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो अपचयन क्षमता है वो क्या होती है, घटती है। ठीक, अगर अपचयन क्षमता घटती है तो अब आप यहाँ पर देख करके बताइए क्या कि जो सबसे ज्यादा माइनस में होगा, समझना पहले क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक, जो सबसे ज्यादा माइनस में होगा उसकी अपचयन क्षमता सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा माइनस में होगा उसकी अपचयन क्षमता सबसे ज्यादा होगी। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा माइनस में क्या दिख रहा है, -3.03 वोल्ट। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा, और ये किसके लिए नाम है, तो ये है वाई के लिए। ठीक, अब देखिए जरा जहां पे वाई सबसे ज्यादा हो, ठीक, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, सेकंड नंबर जहां पे वाई सबसे ज्यादा दिख रहा है। ठीक, उसके बाद आप और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप उसमें देख पाएंगे क्या कि आपको और माइनस का दिखेगा, तो अब माइनस का कहां दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है। ठीक, तो यहां पर किसकी कहानी हो गई, जेड की कहानी हो गई। ठीक, उसके बाद सबसे कम देखिए ध्यान से, तो प्लस में किसकी वैल्यू आ गई है, इस एक्स की। ठीक, तो आप यहां पर ध्यान रखना, सबसे लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्स देखने को मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, आपसे क्या कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, ठीक, ये बात याद रखिए, कह रहा ना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, इकाई का मतलब होता है मात्रक। ठीक, यानी कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि वेग स्थिरांक को हम लोग लिखते हैं के से। ठीक, और के को पहले तो मात्रक की बात करते हैं कि होता क्या है, तो आपको याद रखना है मोल, फिर उसके बाद आप याद रखेंगे लीटर इनवर्स। ठीक, की होल पावर 1 - n, ठीक है ना, ये याद रखना, और इनटू में याद रखेंगे आप क्या, सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये हो गया पूरे ओवरऑल वेग स्थिरांक के मात्रक के लिए। ठीक है, ओवरऑल मतलब अगर वेग स्थिरांक का मात्रक पूछता है तो आपको ये ध्यान रखना। अब आपसे जो इंपॉर्टेंट कहानी है वो ये है कि आपको बताना किसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का बताना है। ठीक है, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, तो आपको याद रखना n बराबर अगर शून्य ले लेंगे आप, ठीक है, यानी 0 ले लेंगे तो ये अभिक्रिया जो है वो क्या हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपने n बराबर ले लिया 1, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, और अगर आपने n बराबर ले लिया 2, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है ना द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से बात याद रखिएगा। फिलहाल आपसे पूछा गया है किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको n का मान देखने को मिल रहा है, ये समझो जरा, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे n। ठीक, तो इस n के मान की जगह पे आप क्या रखेंगे, n बराबर 1 रख देंगे। ठीक, तो जब आप n बराबर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 1, समझना ध्यान से, ठीक, यानी 1 - n, यानी कहने का मतलब है 1 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो अब अगर किसी की घात 0 होती है तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि उसका मान हमेशा क्या होता है, 1। अगर हम कह दें x की पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो आपको पूरी वैल्यू दिख रही है ना, इसका मान तो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, अब बचा आपके पास में क्या, सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो बस यही आपको याद रखना है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। ठीक, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अगर आपसे शून्य कोटि का पूछेगा तो n बराबर आप कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक, और अगर आपसे द्वितीय कोटि का पूछेगा तो आप n बराबर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है क्या कि ये आपके पास में एक उप सह संयोजक यौगिक दिया गया है। ठीक है, Cu और Cn का होल 4 की पावर 3 - ठीक, में आयन में कॉपर की, ध्यान रखना किसकी पूछी गई, कॉपर की समन्वय संख्या। ये इंपॉर्टेंट कहानी है, इसको समझो जरा ध्यान से। क्या कह रहा है, समन्वय संख्या के बारे में बताना है। ठीक है, अब समन्वय संख्या होती क्या है, जरा पहले हम लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक, अच्छा, समन्वय संख्या हो या उप सह संयोजन संख्या हो, समझना ध्यान से। ठीक, अच्छी तरीके से कोशिश करना समझने की, उप सह संयोजन। ठीक, तो ये ध्यान रखना आप क्या कि या तो आपसे ध्यान रखना समन्वय संख्या पूछेगा या क्या पूछेगा, उप सह संयोजन संख्या, और दोनों बातें एक ही होती हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या। ठीक है, अब इन दोनों की अगर आपको कहानी पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कहते हैं किसको है, तो आपको याद रखना है लिगेंडों की संख्या या लिगेंड के दाता परमाणुओं की संख्या। ठीक, यानी याद रखना है क्या, लिगेंड की संख्या या लिगेंड के दाता परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखिए। फिलहाल अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये देखो, इसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। क्या बोला जाता है, केंद्रीय परमाणु। ठीक, जो आप देख पा रहे होंगे Cu लिखा ना, कॉपर लिखा, तो ये क्या हो गया, केंद्रीय परमाणु। अच्छा, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ Cn। ठीक, और इसके कितने मॉलिक्यूल लिखे हुए, 4। तो यही ये ध्यान रखना, जो Cn है ये क्या कहलाएगा, हमारा लिगेंड कहलाएगा, और लिगेंड की संख्या कितनी दे रखी है, 4। अगर लिगेंड की संख्या 4 है तो आप ध्यान रखना कि इसकी उप सह संयोजन संख्या भी कितनी हो जाएगी, या समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बस आसान से कॉन्सेप्ट है, अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा 4th नंबर, यानी कि 4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम
लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से क्लियर करते रहिएगा और स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिलहाल अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23, ठीक है ना। चलिए अच्छा ध्यान से पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे बोला गया है, कह रहा आर एक्स, ध्यान से समझना, क्या कह रहा, आर एक्स तथा सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया का नाम है, ठीक, यानी अभिक्रिया का क्या बताना है, नाम बताना। आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले कह रहा है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया है, बिल्कुल नहीं, ठीक, कह रहा है फिनकेल स्टाइन अभिक्रिया हो सकता है, ठीक, वुर्ज अभिक्रिया या वुर्ज फिटिक अभिक्रिया, ठीक। हम लोग ऑप्शन से शुरुआत करते हैं और डिटेल में सीखेंगे, ठीक। हर एक ऑप्शन को, हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक, और आप अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए जैसे हमारे पास में पहला कह रहा है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया की अगर हम बात करें आपसे, ठीक, तो आपको ध्यान रखना आर MgX, ठीक, ये क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है। तो इसकी तो बिल्कुल भी बात नहीं हुई है। अगर ये बात नहीं हुई तो फिर आपको जो पहला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल सही नहीं होने वाला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा फिनकेल स्टाइन अभिक्रिया, ठीक। एक रिएक्शन का नाम होता है कोनांट फिनकेल स्टीन, ध्यान रखना, क्या, कोनांट फिनकेल स्टीन, ठीक है, ऐसे कोनांट फिनकेल स्टीन अभिक्रिया, ठीक, ये अभिक्रिया का नाम है, ठीक, जो कि उसमें लिखा हुआ फिनकेल स्टाइन अभिक्रिया या कोनांट फिनकेल स्टीन अभिक्रिया, दोनों बातें सेम है, ठीक। अब ये अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना, इसमें हमें एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड की सोडियम आयोडाइड, ध्यान रखना सोडियम आयोडाइड, ठीक, और उपस्थिति में आप याद रखेंगे क्या, तो शुष्क एसीटोन, ठीक है ना, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, ठीक, ये आप याद रख लीजिए, क्या, कि शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में आपने क्या करानी है, अभिक्रिया करानी है, ठीक। किसकी करानी है, तो एल्किल हैलाइड और सोडियम आयोडाइड की, ठीक। अच्छा ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, कौन, आर एक्स और कौन, सोडियम आयोडाइड। कब तक अच्छे दोस्त हैं, जब तक ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान समझना, जब तक ये दोनों क्या है, अलग अलग है, तब तक बड़े अच्छे दोस्त हैं, ठीक। और एक दूसरे से कसम भी खा रखी है ना कि छोड़ेंगे ना तेरा साथ तो साथी मरते दम तक, समझ में आ रहा, ठीक। लेकिन जैसे ही ये एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, कहानी समझना, जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और लड़ाइयां शुरू, देखो दोस्ती तब तक टिकती है ना जब तक किसी थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं होती है, ठीक है। अब दो दोस्त आपस में अच्छे दोस्त तब तक बने रहेंगे जब तक उनके बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन थर्ड पर्सन एंट्री करेगा समझ लो दोस्ती में दरारें शुरू, ठीक। और यही कहानी इनके साथ में भी है, ठीक है। जब तक ये दोनों अकेले थे, सोडियम आयोडाइड, इन दोनों के बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती थी और इन दोनों के बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, ठीक। कब तक, जब दोनों अलग अलग थे, ठीक। लेकिन जैसे ही अब इनकी नजर एक दूसरे के ऊपर पड़ी, समझना ध्यान से, ठीक, इन दोनों की नजर एक दूसरे के ऊपर पड़ी तो फिर दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, ठीक है। हाँ वो हो गया ना कहानी कि जा रहे हैं हम खुद ही तेरा शहर छोड़कर। तो अब ध्यान से समझिएगा, क्या यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर क्या, सोडियम का प्लस और यहां पर क्या मिलेगा आपको, आयोडीन का माइनस, ठीक। ये कहानी, इसको जब आप अलग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हैलोजन यानी कि जो एक्स होता है इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस का, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे जो आपको यहाँ पर ये कार्बन दिखेगा तो इसके ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस का, ठीक। समझते जाइए केवल ध्यान से। अब कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, जो ये आर माइनस का है वो किसके पास चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर आर के ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस का, ठीक। तो ये जो आर प्लस है ना, अब वो किसके पास जाएगा, माइनस के पास में, ठीक। और माइनस के रूप में उसे क्या मिलेगा, यहाँ पर आयोडीन मिलेगा, ठीक। तो आप देखेंगे इस तरीके से जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, एल्किल आयोडाइड। समझते जाइए ध्यान से, क्या मिल जाएगा आपको, एल्किल आयोडाइड, ठीक। अब जो यहाँ पर सोडियम आपको दिख रहा है वो किसके साथ चला जाएगा, एक्स के साथ में, तो उसे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, NaX, ठीक। तो अब दोनों ने अपने अपने अलग अलग यौगिक बना लिए, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कोनांट फिनकेल स्टाइन अभिक्रिया। जब RX जो है ना, जब RX किसके साथ में, सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वो ध्यान रखना अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, कोनांट फिनकेल स्टाइन अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिलहाल हम लोग देखेंगे तीसरे ऑप्शन को भी ध्यान से, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखा है, वुड्स अभिक्रिया। क्या लिखा हुआ, वुड्स अभिक्रिया, ठीक। हम लोग इसको भी समझेंगे जरा ध्यान से, ठीक है। अब वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, तो आपको इसमें भी आपको ध्यान रखना है क्या, कि दो एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल कितने लेने होते हैं, 2, ठीक। और सोडियम धातु के भी कितने मॉलिक्यूल लेने होते हैं, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। तो एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हो गया, RX, ठीक। तो RX के आपने कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक। इसमें ध्यान रखना जो उपस्थिति लेते हैं वो लेते हैं हम लोग क्या, शुष्क, ध्यान रखना, ठीक है। किसकी उपस्थिति में कराते हैं अभिक्रिया, शुष्क की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक। अब शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो करना क्या है, कुछ नहीं, बड़ी आसान सी कहानी है,
यहाँ से आपको क्या करना है, हैलोजन ले लेना है, और इस वाले एल्किल हैलाइड से भी क्या ले लेना, हैलोजन ले लेना। ठीक, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो एक ये देखो ध्यान से, एक ये इधर आर बचा और एक ये इधर आर बचा। ठीक, दोनों आर को जब आपस में जोड़ेंगे तो आप इसको बोलेंगे एल्केन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो आपको देखना है 2NX। बताइए कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, तो ये वुड्स अभिक्रिया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई, नहीं आ गई? ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हर एक चीज को अच्छे से सीखने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा थर्ड ऑप्शन के बारे में। अब थर्ड ऑप्शन में भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ना समझिएगा कि ये आसान रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन का नाम क्या है, वुड्स फिटिग अभिक्रिया। ठीक, रिएक्शन का क्या नाम है, वुड्स फिटिग अभिक्रिया। ठीक, इसको समझते हैं जरा ध्यान से। तो इसमें आपको ध्यान रखना, एक आपको लेना पड़ेगा एल्किल हैलाइड। ठीक, और वैसे के वैसे ही आपको ध्यान रखना सोडियम धातु के भी कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, पर दूसरी जो कहानी है वो तुम्हारा एक एल्किल हैलाइड था, अब आपका हो जाएगा एरिल हैलाइड। क्या लेना आपको, एरिल हैलाइड ले लेना है। ठीक, और उपस्थिति में आप फिर से वही कहानी कि आप याद रखेंगे शुष्क ईथर। ठीक, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही आपको ये रिएक्शन करानी है। लेकिन याद रखना, एक क्या होगा आपके पास में, एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है, एक क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा, और दूसरा क्या होगा, एरिल हैलाइड होगा। ठीक, अब दोनों में से फिर से वही कहानी है, क्या कि आप यहां से x निकालेंगे, एक यहां से x निकालेंगे। ठीक, और आप देखेंगे कि इस तरीके से बाहर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब ये आपका क्या होगा, r, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, AR। ठीक, ये ध्यान रखना, और बाहर क्या हो जाएगा आपका 2NaX। ठीक, तो इतनी सी कहानी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 24। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि RNH2। ठीक, RNH2 यानी कह रहा है हमसे क्या, कि अगर हम एल्किल एमीन की अभिक्रिया जो है वो किसके साथ में, HNO2, ठीक है, नाइट्रस अम्ल के साथ में अगर करा दें, किसके साथ में, नाइट्रस अम्ल के साथ में करा दें, तो क्या मिलेगा, जरा इसको समझना ध्यान से। ठीक है, कि कहानी क्या हो सकती है इसमें। ठीक, तो आप याद रखेंगे R, और आपने देखा क्या, NH2। ठीक, ये हो गया आपका एल्किल एमीन। ठीक, अब इस एल्किल एमीन की अभिक्रिया कह रहा नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 के साथ में कराइए, तो ये बताइए कि बनेगा क्या। ठीक है, तो पहले तो आप इसको लिखना सीखिए जरा ध्यान से, कैसे लिखते हैं। ठीक, हमने क्या कहा आपसे कि सब कुछ अलग अलग लिख लो, समझना ध्यान से, क्या कर लो, सब कुछ अलग अलग लिख लो। ठीक, अब ये अलग अलग दिया तो इसको भी अलग अलग तोड़ लो, कैसे तोड़ना है वो हम बताएंगे। ठीक, अब आपको यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है, तो इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन के नीचे लिख दो, कहानी समझना जरा ध्यान से। ठीक, अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन, तो आप क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिख देंगे। समझते जाना ध्यान से। ठीक, हर एक चीज को बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा फिलहाल। अब उसके बाद आपको ये हाइड्रोजन दिख रहा, और एक यहाँ पे क्या बचा, ऑक्सीजन बचा, और एक यहाँ पे क्या बचा, हाइड्रोजन। इन दोनों से मिलाकर क्या मिलेगा आपको, OH। ठीक, यहाँ पे लिख दो। अब ऐसे काटो, ऐसे काटो, अब आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ROH, और दूसरा आपको क्या मिल रहा होगा, नाइट्रोजन गैस। ठीक, और जो तीसरी कहानी है वो हो जाएगी H2O यानी कि जल की। ठीक, अब देख लीजिए जरा आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। पहला है क्या सही, बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक, आप देखेंगे यहाँ पर आपका सही ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड नंबर। ठीक, यानी ROH। क्लियर, ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। ठीक, बड़ी आसान सी कहानी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, चलो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कह रहा है क्या कि 180 ग्राम जल में, ध्यान समझिए, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या बता देनी। क्या बता देनी, मोलों की संख्या। ठीक, आसान था क्वेश्चन है, बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना मोलों की संख्या का फॉर्मूला, कोशिश करना याद रखने की, क्या, मोलों की संख्या। ठीक है ना, तो मोलों की संख्या का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, तो मोलों की संख्या को हम लोग लिखते हैं n से, किससे लिखते हैं, n से। ठीक, और n बराबर आपको ध्यान रखना है क्या, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं W से, और आणविक द्रव्यमान को लिखा जाता है M से। ठीक, तो ये हो गई मोलों की संख्या। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखते, कह रहा 180 ग्राम जल। अब अगर हम 180 ग्राम जल की कहानी समझाएं तो आपको ध्यान रखना, ये जो W का मान है वो कितना हो गया आपका, 180 ग्राम हो गया। ठीक है ना, समझते जाइए हर चीज को अच्छी तरीके से। तो आपको देखने को मिला जो W का मान है वो कितना हो गया, 180 ग्राम हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, कह रहा इसमें उसके बाद दूसरी कहानी किसकी है, M की। तो जो M होता है ये होता है आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब M बराबर जब आप निकालेंगे
तो फिर आप करेंगे क्या, तो आपको ध्यान रखना है जल के अणुभार को निकालना है। किसको निकालना, जल के अणुभार को। ठीक, तो आप अब देख पाएंगे कि यहाँ पर m बराबर, अब यहाँ पर देखो जल का अणुभार कैसे निकालना होता है, तो सबके परमाणु भारों को आपस में जोड़ देते। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो 2 लिख दीजिए। ठीक, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 16 और 2 कितना हो गया, 18। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आपके यहाँ पर देखने को क्या मिल गया, 18। ठीक, तो अब यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आप देख पाएंगे क्या कि n बराबर, ठीक है, अब W का मान आपने कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 180। ठीक, बटे अब आपने M का मान निकाल लिया, कितना निकाला, 18। ठीक, जब डिवाइड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या, 10। ठीक, तो आप जरा देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4th सही हो जाएगा, यानी कि 10। ठीक है, तो 180 ग्राम जल में जो मोलों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अगर रो की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, रो की एसआई इकाई क्या है, जरा इसको समझना ध्यान से। ठीक, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि रो की कहानी क्या है। तो रो का मतलब आपको ध्यान रखना है, जरा यहाँ पर देखिए ध्यान से। ठीक, हम लोग आसानी से सीखेंगे। रो को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, प्रतिरोधकता। ठीक, या इसी को हम लोग बोल देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान समझिएगा, क्या बोल देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, तो ये दोनों नाम याद रख लो, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। कहा किसको जाता है, तो याद रखना है रो को। ठीक, अब इस रो की कहानी को समझते हैं जरा ध्यान से। क्या, तो आपको एक फॉर्मूला सिखाया जाता है क्या, कि R बराबर रो L अपॉन ए। R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन ए। ठीक, तो अब ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपको यहां से पहले निकाल लेना रो का मान। तो जब आप रो बराबर निकालेंगे तो आप देखेंगे क्या मिलेगा आपको, R A अपॉन L। ठीक है, अब सबके मात्रक लिख दीजिए। ठीक, R क्या होता है, तो प्रतिरोध, L क्या हो गया, लंबाई, और A क्या हो गया, क्षेत्रफल, एरिया। ठीक, अब R का मात्रक रखिए, तो R का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है ना, और इंटू A का मात्रक यानी क्षेत्रफल का मात्रक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद L का मात्रक यानी लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर। ठीक, तो अब आप 1 सेंटीमीटर से 1 घात काट दीजिए, तो आप देख पाएंगे कि जो आपका मात्रक निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा ओम इंटू में सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक, अब अपने हिसाब से समझ लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, तो कौन सा दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है आपको ओम इंटू मीटर। ठीक है, और उसके बाद में मीटर इनवर्स में। अब ये समझ लो यार, जो मात्रक तुमको दिया गया है वो किसमें दिया गया है, सेंटीमीटर के बजाय किसमें दे दिया गया, मीटर में। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिख लेंगे, मीटर। तो मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है ना दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के, ठीक, अभी आपने एक क्वेश्चन किया था प्रथम कोटि वाला, समझ लो ध्यान से। कह रहा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या करिए, वेग स्थिरांक की इकाई की गणना करनी, मतलब वेग स्थिरांक का मात्रक बताना है आपको। ठीक है, अब क्या होगा जरा सोचिए ध्यान से। ठीक, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वेग स्थिरांक के होता है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है मोल, ठीक है, लीटर की होल पावर 1 माइनस n। ठीक, इनटू में क्या होता है, सेकेंड। ठीक, अब आपसे कह रहा है द्वितीय कोटि के लिए, तो आप ध्यान रखना कि द्वितीय कोटि के लिए n का मान कितना हो जाएगा, तो द्वितीय कोटि के लिए n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ये आप 2 मान रख दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, तो ध्यान रखना क्या करेंगे आप, मोल, ठीक, उसके बाद में लीटर वर्स की होल पावर, ठीक, 1 माइनस n, n की जगह कितना रख दो, 2। ठीक, इनटू में क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब जब एक में से आप 2 घटाएंगे तो आपको ऊपर क्या मिलेगा, माइनस का 1। ठीक, और जब -1 मिलेगा तो आप क्या करेंगे, मोल को क्या लिख देंगे, मोल इनवर्स। ठीक, और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका लीटर। ठीक, इसमें घात पहले ही माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1, इसमें हो जाएगा। ठीक, और इनटू में आपका क्या देखने को मिलेगा, सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब आप देख लीजिए ऐसा कहीं आपको कोई ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्या, मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो है कहीं पर क्या, ठीक है, यहाँ पर ये सोडियम गलत लिख गया दोस्तों। ठीक, ये ध्यान रखना, यहाँ पर सोडियम के बजाय पर क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए। ठीक, तो क्या करेंगे आप, लीटर मोल इनवर्स, और इनटू में यहाँ पर सोडियम के बजाय पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या लिखा होगा, सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सही है वो कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, थोड़ा सा वो मिसप्रिंट हो गया, तो सोडियम की जगह आपको क्या करना है, वहां पर सेकेंड लिख लेना है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, कह रहा है कि ये आपको एक उप संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया। कह रहा है आयन में Cr यानी क्रोमियम की
समन्वय संख्या बताइए। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले आपने करा समन्वय संख्या के बारे में। ठीक है, तो अब समन्वय संख्या निकालते कैसे हैं, तो हमने क्या बोला था आपसे, लिगेंडों की संख्या। क्या होता है, लिगेंडों की संख्या या लिगेंडों के दाता परमाणुओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। ना तो इसमें ऑप्शन तुम्हारे एक भी सही लिखे हुए हैं, ठीक, और ना ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन करना है। करेक्शन क्या करना है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं C2O, O के जगह पे आपको ध्यान रखना 2 नहीं, कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 4 ले लेने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर 2 के बजाय पे कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 4 लेने। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2O4। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटो। क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो। ठीक, अब अगर ऑक्सीलेटो की कहानी समझो तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर आपको लिगेंडो की संख्या देखिए ध्यान से, तो कितनी दिख रही होगी, 3। लिगेंडो की संख्या कितनी दिख रही है, 3। ठीक, लेकिन अगर आप इसकी जो समन्वय संख्या जो है, अगर आप यहाँ पर 3 लगा देंगे तो समझ लो ध्यान से कि बिल्कुल गलत है। जो ऑप्शन दिया गया और ऑप्शन मिलेगा, ठीक, ऑप्शन इसमें एक भी सही नहीं लिखे। ठीक, अभी सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, जो पहला की जगह पे 0 लिखा ना, वहां पे कुछ होना चाहिए था, कितना, 6। जो लिखा ना वहां पे कितना होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था। ठीक है, ये ध्यान, तब क्वेश्चन आपका सही होता। अच्छा, अब इसको समझो जरा कैसे करना। ठीक, तो जो आपको ऑक्सीलेटो दिख रहा ना C2O4, ये एक द्विदंतुर लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, द्विदंतुर लिगेंड है। मतलब इसके पास में 2 दाता परमाणु होते हैं। जैसे अगर मैं इसकी संरचना करके दिखाऊं आपको ना, तो आप ध्यान रखना, इसकी जो क्रोमियम ना, यहाँ पे अष्टफल की संरचना होगी। कैसी संरचना होगी इसकी, अष्टफल की संरचना यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक, अब अगर हम लोग C2O4 को लिखते हैं ऐसे ऑक्सीलेटो से, ठीक, तो ये खुद एक मिलकर के कितने बॉन्ड बना देता है, 2। समझना पहले कहानी को ध्यान से। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तभी समझ में आएगा आप अगर अच्छी तरीके से समझेंगे इस चीज को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, अब देखो आपको ऑक्सीलेटो के मॉलिक्यूल कितने देखने को मिल रहे हैं, तो ध्यान से देखो, 1 और 1 ये 2 और 1 ये कितना हो गया, 3। ठीक, लेकिन अगर इसके बॉन्ड ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 6। मतलब है कैसा, दिख रहे हैं 3, लेकिन बॉन्ड कितने बना रहा है, 6। मतलब इसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 में 2 होती है। समझ आ रहा है, तो ये ध्यान रखना। अब अगर आप टोटल इसमें आप क्या करेंगे, लिगेंडो की संख्या देखेंगे तो आपको सिर्फ 3 दिखाई दे रही होगी। ध्यान से देखो तो 1 2 और 3। ठीक, लेकिन बॉन्ड कितने बन गए टोटल, 6। तो दाता परमाणुओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, यानी कि 6। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना और अच्छी तरीके से इसको समझ लेना ध्यान से। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना C2O4, इसको हम लोग ऑक्सीलेटो बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छी तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ लेना है ध्यान से। चलिए देखिए जरा ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 29। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, जरा समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है कि RMgX, ठीक, अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बातचीत हुई थी, कह रहा RMgX तथा जल की अभिक्रिया से, RMgX तथा जल की अभिक्रिया से बनता है। ठीक, अब क्या बनेगा इस चीज को समझना जरा ध्यान से। ठीक है, हम लोग रिएक्शन को पढ़ लेते हैं, कोशिश करना समझने की। कह रहा RMgX, ठीक, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए R, ठीक, और यहाँ पर क्या लिख लीजिए Mg, क्या हो जाएगा X। ठीक, अब इसकी किसके साथ में करानी है, जल के साथ में, तो जल बोले तो H2O। ठीक है, और जब ये रिएक्शन होती है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि ईथर की उपस्थिति ले लेनी। क्या ले लेना, शुष्क ईथर की उपस्थिति। ठीक, अब शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब आप ये अभिक्रिया कराएंगे तो आप देखेंगे क्या कि आपको यहाँ से देखो, वही फिर से कहानी है ना कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथ ही मरते दम तक। ठीक, ये भी वही कहानी है, ये दोनों और ये दोनों ना वही सब में बिल्कुल सेम चलता है। जब तक कोई दूसरा नहीं आएगा तब तक अपन अच्छे दोस्त है। ठीक, हमारे लिए तुम, तुम्हारे लिए हम, एकदम सब कुछ सेम चलता रहेगा। ठीक, लेकिन जब कोई थर्ड पार्टी की या किसी थर्ड पर्सन की एंट्री होती है ना, तब तकलीफ जो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही ध्यान रखना कि जब आप इस जल को किसके साथ में, इस RMgX के साथ में आप अभिक्रिया कराएंगे तो आप ध्यान रखना कि आपको यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, जब जल के मॉलिक्यूल को आप अलग करेंगे तो आपको H+ और OH-। ठीक है ना, अच्छी तरीके से समझना। अब ध्यान रखना इसमें क्या होता है, तो इसमें हमेशा और हमेशा R और Mg के बीच में लड़ाई होती है। X तो बेचारा है, ठीक है, जो भी है, लेकिन हमेशा लड़ाई किसके बीच में होगी, R और Mg के बीच में। अब अगर ध्यान देंगे तो Mg के ऊपर चार्ज कैसा होता है, प्लस का, और इस R के ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस का। ठीक, ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो R क्या होता है, कार्बन की चेन, तो कार्बन की चेन पर कभी प्लस दिखता है कभी माइनस दिखता है, वो डिपेंड करता है कि छोड़कर कौन जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर छोड़कर कौन जा रहा है, Mg। समझ में आ रहा है, ठीक है, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ करके। तो अब ये वो वाली कहानी होगी कि यहाँ पर छोड़कर कौन जा रहा है, Mg जा रहा है। ठीक है, अब अगर Mg छोड़ करके जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है क्या कि बचेगा क्या, उसको समझना। तो R के ऊपर आप देख पा रहे हैं चार्ज कैसा दिख रहा है, माइनस का। अब अगर माइनस का दिख रहा है तो ये किसके पास जाएगा, प्लस के पास में जाएगा, यानी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, H का प्लस। ठीक, तो ये कहानी याद रखना। आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको जो है R जो है वो किसके साथ चला जाएगा, H के साथ में। ठीक, और इस शकल को हम लोग बोलते हैं
तो एल्केन, क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरी कहानी है वो किसकी है, अब यहाँ पर देखो क्या बचा, MgX और यहाँ पर क्या बचा, OH, ठीक। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, MgOH X, ठीक है ना। तो ये याद रखना, तो ये क्या मिल गया आपको, एल्केन मिल गया, ठीक। अब अगर आपको एल्केन मिल गया तो आप देख पाएंगे कि जो आपका ऑप्शन नंबर सही है वो कौन सा, देखो इसमें भी एल्केन लिखा हुआ लेकिन डबल R लिखा हुआ, ठीक। आपका बना क्या है, RH, ठीक। तो वो ध्यान रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, RH, ठीक है ना दोस्तों। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए अच्छा ठीक, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या कि 2 डिग्री एमीन है, इसको कहानी को समझो, 2 डिग्री एमीन है। अब कौन सा 2 डिग्री एमीन है, जरा इसको समझते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जरा ध्यान से कि प्राथमिक एमीन, ठीक है ना, प्राथमिक एमीन, ठीक। और इसी प्राथमिक एमीन को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, ठीक है ना, 1 डिग्री एमीन। ध्यान रखना, प्राथमिक एमीन को क्या कहा जाता है, 1 डिग्री एमीन, ठीक। अब प्राथमिक एमीन की कहानी क्या है जरा वो समझ लो। तो याद रखना है आपको क्या कि एमीन होता क्या एक्चुअल में, तो पहले तो ये समझना, तो एमीन मतलब यहाँ पर समझ लो अमोनिया, ठीक, ऐसे NH3। अब इसी में से आप हाइड्रोजन निकालना है और किसको जोड़ना है, कार्बन को जोड़ देना, ठीक। अब अगर आपने ध्यान से समझना क्या कि एक हाइड्रोजन निकाला तो आपके पास में यहाँ पर क्या बचेगा, NH2, ठीक। और इस NH2 के साथ में अगर आपने एक कार्बन जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन बन जाएगा, ठीक है। अब समझना जरा ध्यान से, तो अगर ऐसी शक्ल मिलती है तो क्या बन जाता है, 1 डिग्री एमीन, ठीक। लेकिन अगर हम आपसे कह दें द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, ठीक है ना, द्वितीयक एमीन, या हम कह दें 2 डिग्री एमीन, ठीक, 2 डिग्री एमीन। अब 2 डिग्री एमीन की कहानी समझ लो। तो 2 डिग्री एमीन में कुछ नहीं है क्या कि आपको यहां से कितने 2 हाइड्रोजन निकाल देने पड़ेंगे। अब 2 हाइड्रोजन निकालोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, NH, ठीक। अब NH बचेगा तो इसके बॉन्ड पूरे करने के लिए आपको कितने 2 कार्बन से जोड़ना पड़ेगा, ठीक। अगर 2 कार्बन से जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, द्वितीयक एमीन बन जाएगा, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं क्या तृतीयक एमीन। देखो हर एक चीज को, हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझ लो एक बार। अब दोबारा कभी ऐसी शक्ल दिखेगी तो हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। थोड़ा थोड़ा एक बार में सब कुछ सीख लो। अब तृतीयक एमीन की अगर हम कहानी बताएं आपको, तृतीयक एमीन मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है 3 डिग्री एमीन। क्या बोलोगे आप, 3 डिग्री एमीन, ठीक। अब अगर 3 डिग्री एमीन की कहानी समझो तो कुछ इस तरीके से क्या कि ध्यान से देखिएगा, तृतीयक एमीन में आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, देखो इसमें कितने हाइड्रोजन थे, 3, तीनों हाइड्रोजन बाहर कर दो तो क्या बचेगा, केवल नाइट्रोजन, ठीक। अब इस नाइट्रोजन को कितने 3 R से जोड़ दो, मतलब 3 कार्बन से जोड़ दो, ठीक। तो अब ये जो नाइट्रोजन है वो कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का। अब ये कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का। और ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री। मतलब नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, और नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री, और नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा, ठीक। ये बात ध्यान रखना। अब आपसे कह रहा है 2 डिग्री हमें बता दो। अब 2 डिग्री का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखो, ऐसी शक्ल कहीं पे बन रही है क्या, तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, पहले वाले में देखो क्या लिखा है, NH2 को फिर से किससे जोड़ दिया, H से जोड़ दिया, ठीक। इस H की जगह पे यहाँ पर R होना ज्यादा बेहतर है, ठीक। अच्छा दूसरे को ध्यान से देखो तो फिर से इसमें क्या लिख दिया, RNH2, ठीक। तो इसको भी छोड़ो। अब ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा होगा, इधर, ठीक। इसमें देखो तो 1 2, ठीक। कितने R जुड़े हुए हैं, 2 R जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी ये तुम्हारा क्या हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, R से। तो इसमें कितने हाइड्रोजन R जुड़े हुए हैं, 2, मतलब कार्बन के कितने जुड़े हुए हैं मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। तो अगर एक नाइट्रोजन से 2 कार्बन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं इस तरीके से, तो आप ध्यान रखना वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 3rd सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है जरा समझना ध्यान से। चलिए ठीक, अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को, और कह रहा है क्या कि जो Fe है, ठीक। अब Fe किस ब्लॉक का तत्व है ये पूछा गया, कह रहा S ब्लॉक का तत्व है, या फिर P ब्लॉक का तत्व है, या फिर D ब्लॉक का तत्व है, या F ब्लॉक का तत्व है, ठीक। यानी जो Fe है वो किस ब्लॉक का तत्व है ये बात आपको बतानी है, ठीक। चलो हम लोग थोड़ी सी कहानी समझते हैं। आपको एक ग्रुप पढ़ाया गया है क्या, 3D श्रेणी, ठीक। ये आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा। फिलहाल आप यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि 3D श्रेणी अगर हम बात करें तो 3D श्रेणी में जो है ना आपको देखने को मिलता है क्या, स्कैंडियम, फिर देखने को मिलता है टाइटेनियम, फिर मिलेगा आपको वनेडियम, फिर क्या होता है क्रोमियम, और उसके बाद देखने को मिलेगा मैग्नीज, फिर फेरस, के बाद में आपको देखने को मिलेगा कोबाल्ट, ठीक। और उसके बाद आप देखेंगे क्या, निकेल, ठीक। और उसके बाद कॉपर, और लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, जिंक, ठीक। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल,
कॉपर और जिंक। ठीक, अब ये हो गया ना। अब इसमें से आपसे जो पूछा गया है वो क्या है आपका Fe। अब ध्यान से देखो तो Fe आपको कहां पे दिख रहा है, ये दिख रहा नहीं दिख रहा। ठीक, अब ये किस श्रेणी में आया, 3D श्रेणी में। ठीक, अगर ये 3D श्रेणी में आया, इसका साफ मतलब है कि ये किस ब्लॉक का तत्व रहने वाला है, डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक, अगर ये 3D श्रेणी में आया है तो किस ब्लॉक का तत्व होगा, सीधी बात है, क्योंकि डी पढ़ रहे हो ना, तो डी ब्लॉक का मतलब सीधी बात है। तो ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना क्या कि ये किस तक का तत्व है, तो डी ब्लॉक का तत्व है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3rd। ठीक, यानी कि जो Fe है, लोहा है, आयरन है, वो किस ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा है क्या कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, समझना ध्यान से, कह रहा है ना अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। ठीक, आपको 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इन चारों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित कर सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आपको मैं कुछ बातें बता दूं, जरा समझ लेना ध्यान से। क्या कि अगर डी में आपको कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, 0। डी में कितने देखने को मिलते हैं, 0। तो वो, और अगर आपको डी में कितने देखने को मिलते हैं, 5। ठीक, और उसके बाद अगर आपको डी में कितने 10 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। चलिए ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना ना कि यहाँ पर आपको क्या, अगर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, या डी में 5 है, या डी में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये ज्यादा स्थायी होता है, ये समझना, क्या बोलोगे, ज्यादा स्थायी है। ठीक, अब अगर ये ज्यादा स्थायी है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी उसी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा क्या कि आप जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो 2 दान हो गए, फिर उसके बाद में कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो आप यहां से कितने निकाल दीजिएगा, 5। ठीक, यानी इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर 2 सही है वो सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, जरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बार पे पूछा जा चुका है एग्जाम में, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको हर एक सेट में या दूसरे तीसरे सेट में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, कह रहा है क्या, जरा समझिएगा पहले ध्यान से। कह रहा किसी गैल्वेनिक सेल में, ध्यान रखना कौन सी सेल में, गैल्वेनिक सेल में अगर किसको हटा दें, लवण सेतु को। ठीक, तो अगर लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज, समझना ध्यान से, क्या कि अगर आपके पास में कोई गैल्वेनिक सेल है और अगर उस गैल्वेनिक सेल में से क्या कर दिया जाए, लवण सेतु को हटा दिया जाए, तो कह रहा है कि जो सेल का वोल्टेज है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, जरा समझते हैं पहले ध्यान से, हम लोग इस हर एक चीज को डिटेल से सीखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझ में आएगा अच्छी तरीके से। ठीक, अब आपको ध्यान रखना, इस तरीके से क्या बनाने लेना, आपको एक सेल बना लेनी। ठीक, अब आप लोगों ने डेनियल सेल के बारे में सुना होगा अच्छी तरीके से। ठीक, वैद्युत रासायनिक सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेनियल सेल भी बोलते हैं। ठीक, तो डेनियल सेल के बारे में आपने अच्छी तरीके से सुना होगा, उस चीज को समझते हैं। तो आपने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रोड ले लेने होते हैं। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना क्या कि 2 इलेक्ट्रोड आपको ले लेने इस तरीके से। ठीक, और इन 2 इलेक्ट्रोडों को क्या कर देना है, एक गैल्वेनोमीटर से, किससे, एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद की कहानी क्या होती है, फिर आपको यहाँ पर एक लवण सेतु लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, लवण सेतु। कुछ इस तरीके से आप क्या बनाते हैं, लवण सेतु। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको मैंने इस क्वेश्चन को, ठीक, ये जो आपका डेनियल सेल का क्वेश्चन है ना, इसको मैंने आपको बोर्ड जो है अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया है। ठीक, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उसको ढूंढिएगा जाकर। ठीक, और उसको अच्छे तरीके से वहां से सीख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग इसको सीखते हैं थोड़ा और ध्यान से, क्या कि आपको ये ध्यान रखना। ठीक, अब ये हो गया आपका क्या, एक लवण सेतु। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं लवण सेतु। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, लवण सेतु बोला जाता है। ठीक, अब अगर ये लवण सेतु हो गया, ठीक, तो कह रहा हमसे अगर इसको हम हटा लें, देखो ये लगाया क्यों जाता है, तो मान लो हमारे पास में यहाँ पर है जिंक सल्फेट। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपके पास में यहाँ पर क्या है, जिंक सल्फेट का कोई विलयन है, और इसमें जो आपने ये छड़ डुबोई है ना, ये भी जड़ छड़ किसकी है, जिंक की है, और इसको हम लोग बोल देते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड बोल देते हैं। ठीक, अब ये मान लो हमारे पास में जो है ना विलयन किसका है, कॉपर सल्फेट का। ठीक, समझते हैं ना ध्यान से थोड़ा सा। ठीक, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, और ये जो छड़ है वो किस चीज की है, कॉपर की, और इसको हम लोग बोल देते हैं कैथोड। ठीक है, तो ये हो गया क्या, कैथोड। अब अगर ये कैथोड है ना, तो अगर आपने इसमें डुबो दिया। ठीक, अच्छा, जब लवण सेतु नहीं लगाया जाता है तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर तक तो आपकी सेल काम करेगी अच्छे तरीके से। ठीक है, कब तक काम करेगी, जब तक यहां से इलेक्ट्रॉन, समझना, जब तक यहां से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाते रहेंगे तब तक ये काम करेगी। ठीक, लेकिन एक समय के बाद में इलेक्ट्रॉन यहां से जाना बंद हो जाते हैं। ठीक, अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाएंगे तो फिर ये जो है ना, ये जो सेल है वो काम करना क्या कर देती है, बंद। ठीक, उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लवण सेतु का यूज करना पड़ता है। ठीक, अब जब लवण सेतु आप यूज करेंगे ना, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, एक वैद्युत अपघट्ट बनना पड़ता है, जैसे KCl हो गया, या हम तुमसे कहते हैं क्या, NaCl हो गया। ठीक, इस तरीके के आपको क्या बनना पड़ता है, वैद्युत अपघट्ट बनना पड़ता है। ठीक, और यहां पर आप क्या करेंगे, एक एगार एगार जेल बनाएंगे। क्या लगाएंगे, एगार एगार की जेल लगा लेंगे। ठीक,
ये समझना ध्यान से। अब आप यहाँ पर एगार एगार जल लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो लवण सेतु है ना, यहाँ पर आ करके ठीक किस चीज को लेकर के आएगा, अगर जिस चीज की कमी होती है वो लेकर के आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास में कमी किस चीज की है, Cl की, ठीक, तो यहाँ पर Cl माइनस को ले आएगा। इधर कमी किस चीज की होती है, तो प्लस की, ठीक, तो यहाँ पर किसको लेकर के आ जाएगा, K प्लस को, ठीक। अब यहाँ पर ये फिर से दोबारा अच्छे तरीके से सेल काम करना शुरू हो जाता है, ठीक। लेकिन आपसे कह रहा है ना कि अगर हम गैल्वेनिक सेल में से लवण सेतु को अचानक से क्या कर दें, हटा दें, कहानी समझना, अचानक से क्या करते हैं, हटा दें, ठीक। तो जब इसको अचानक से हटा दोगे, यहां से लवण सेतु को निकाल दोगे, तो ये ना Cl यहां पर आ पाएगा ना K प्लस यहां पर आ पाएगा, ठीक। तो फिर जो सेल है ना उसमें जो वोल्टेज है वो एकदम से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। यानी आपको ध्यान रखना अचानक से क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है, ठीक। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिए, ठीक। इसी का जस्ट दूसरा वाला क्वेश्चन भी समझ लो क्योंकि उसी से रिलेटेड है। तो कह रहा है ना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या कह रहा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव जो है कितना होता है, ठीक। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना होता है, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो अब आप इसको समझो जरा, ये क्या होती है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आपको गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में अगर आपसे कॉपर का या जिंक का, ठीक, इन दोनों का एक साथ अगर आपको विभव बताना है ना, तो ये गैल्वेनोमीटर आपको बता देगा कि कितना विभव है, समझना। अगर पूरी सेल का विभव आपको पता करना है ना, तो आप इस गैल्वेनोमीटर से पता कर पाएंगे, ठीक। लेकिन अगर आपसे कहते पर्सनली हमें किसका बताना है, कैथोड यानी कॉपर वाली इलेक्ट्रोड का बताओ कि इस पर कितना इलेक्ट्रोड विभव है, या कहते पर्सनली हमें किसका बताओ, जिंक का बताओ कि जिंक पर कितना इलेक्ट्रोड विभव है, तो फिर आप फंस जाएंगे, ठीक। और उसमें से किसी एक का पर्सनल इलेक्ट्रोड का अगर इलेक्ट्रोड विभव निकालना है ना, तो फिर दोस्तों ध्यान रखना आपको किसका यूज करना पड़ेगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। समझ में आ रहा है, किसका यूज करेंगे आप, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, ठीक। तो जब आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे ना, फिर आप जैसे मान लो हमने कह दिया कि हमें किसका निकालना है, जिंक का निकालना, ठीक। तो आप एक काम करिए कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इसमें लगा दीजिए, ठीक। मान लो हमने किसमें लगा दिया, कॉपर में, ठीक। तो अब ये कॉपर का काम खत्म। अब ये जो गैल्वेनोमीटर आपको दिख रहा है ना, इस गैल्वेनोमीटर में जितना भी वोल्टेज होगा, समझना, इस गैल्वेनोमीटर में जितना भी वोल्टेज होगा वो किसका वोल्टेज होगा दोस्तों, जिंक का होगा, ठीक। यानी कि जिंक की इलेक्ट्रोड का ही वोल्टेज समझ में आएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना। अब इतना क्यों हो गया, तो ये ध्यान रखना आपने जो यहां पर क्या लगाया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया है, समझ में आ रहा, मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड लगाया आपने ना, तो उसका विभव कितना होता है, शून्य होता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा चौथा, यानी कि 0 वोल्टेज, ठीक। तो ये आप ध्यान रखना कि कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि अब अगर इसका 0 हो गया ना, तो फिर ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, वो जितना भी बताएगा वो सब किसका होगा, इस जिंक के छड़ का होगा, किसका होगा, जिंक के इलेक्ट्रोड का होगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। अब उसका 0 हो गया, अब जितना भी ये गैल्वेनोमीटर विभव दिखाएगा ना, वो किसका हो जाएगा, इस जिंक की छड़ का हो जाएगा। बताइए कोई तकलीफ है क्या किसी को, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों, तो अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्पीड में इसका। चलिए ठीक, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अच्छा ध्यान से देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है उसको समझ लेते हैं जरा ध्यान से। कह रहा है क्या कि सूत्र, ठीक। अब आपको यहाँ पर एक सूत्र दिया गया, ठीक, ये सूत्र लिखा हुआ है, ठीक। इस सूत्र को, इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं दोस्तों आर्हीनियस का समीकरण। क्या बोला जाता है, आर्हीनियस का समीकरण, ठीक। तो ये ध्यान रखना, तो आर्हीनियस का ये क्या हो गया, समीकरण हो गया, ठीक। अब आर्हीनियस का समीकरण है, ठीक, कह रहा के लिए सत्य कथन है, मतलब इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा सत्य कथन होगा, ये बताना है, ठीक। तो पहला कह रहा है आपसे जो के है वो एक साम्य स्थिरांक होता है, तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक। अब कह रहा जो आर है इसमें वो क्या है, एक रिडबर्ड नियतांक है, ठीक, तो ये भी गलत है। अब उसमें कह रहा जो ए है वो एक आपका अधिशोषण गुणांक है, तो ये भी गलत है, ठीक। आपको ध्यान रखना जो ई ए है वो सक्रिय ऊर्जा होती है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सही है वो चौथा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि अभिक्रिया, ठीक, आपके पास में एक रिएक्शन दी गई है, क्या लिखा हुआ है 1/2 A to 2B, ठीक, के लिए ए के विघटन की दर, समझना, ए के विघटन की दर और बी के बनने की दर, समझना ध्यान से, क्या करा, बी के बनने की दर से निम्न प्रकार संबंधित। आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिख रहे होंगे, ठीक। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि जो ए के विघटन की दर है और जो बी के बनने की दर है वो क्या है, समझना, ठीक। आप समझते हैं कैसे इसको। अब आपके पास में एक रिएक्शन लिखी, मान लो लिखा हुआ है आपका क्या 1/2, ध्यान समझिए, क्या कह रहा 1/2 और फिर ए और उसके बाद में लिखा हुआ है आपके पास में क्या 2B, ठीक, ये लिखा हुआ। अब आपसे कह रहा है इसमें ना कि हमें विघटन की दर बता दीजिए, किसके, ए के और बी के क्या करने की, बनने की दर बता दीजिए। फिलहाल आप समझते हैं इसमें आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या औसत वेग का फॉर्मूला निकालना आना चाहिए, किसका, औसत वेग का, ठीक है। अब अगर आप इस समीकरण के लिए औसत वेग का फॉर्मूला बना पाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोग बनाते, अब ये आपका ए क्या हो गया, अभिकारक, ठीक, ये ध्यान रखना, जो इधर इस एरो के लेफ्ट साइड में लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक, और जो इधर राइट साइड में लिखा होता है उसे क्या बोला जाता है, उत्पाद,
ठीक, तो ये कहानी समझ लो पहले ध्यान से। अब अभिकारक इसमें क्या दिया गया, ए, और हमेशा याद रखना कि अभिकारक में हमेशा क्या होती है, कमी, यानी अभिकारक की सांद्रता में हमेशा क्या होती है, कमी, और उत्पाद की सांद्रता में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, अब अगर अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, अब ऐसा है जैसे मान लो आप किसी बाजार में गए, आप दुकान में खड़े हैं, ठीक, तो दुकान में जब तक आप पैसे खर्च नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ सामान मिलने वाला नहीं। ठीक, अब आप पैसे खर्च करना शुरू करेंगे तो आपको सामान भी मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसी कुछ कहानी। ठीक, अब जब ए की सांद्रता में कमी होगी तो कमी को हम लोग दिखाते हैं किससे, माइनस से, समझना जानते हैं किससे दिखाते हैं, माइनस से। ठीक, और उसके बाद में आप ध्यान रखना है क्या, जो आपका ये गुणांक होता है, ठीक, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान 1/2 से आप भाग करेंगे। ठीक, और उसके बाद देखेंगे आपको क्या लिखना होता है, तो डेल्टा ए और बटे में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है ना, उसके बाद आगे देखो, अब ये बी क्या हो गया आपका, उत्पाद। अब उत्पाद में क्या होती है, वृद्धि, और वृद्धि के लिए हमें क्या लगाना होता है, प्लस। ठीक, और उसके बाद जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा बी और बटे में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ठीक, अब इसका गुणांक कितना है, 2, तो आप यहां पर क्या करिए, 1/2 से भाग कर दीजिए। ठीक, तो ये तो हो गया किसका, औसत वेग का। अब अगर इसी औसत वेग में, समझना ध्यान से, ठीक, अब अगर इसी औसत वेग में हम तुमसे कहते हैं क्या करो, इस गुणांक को यहां से हटा दो, समझना ध्यान से, इस गुणांक को यहां से हटा दो, जो भी बचा हुआ हिस्सा है वो क्या होता है, विलुप्त होने की दर या विघटन की दर या बनने की दर बन जाती है। ठीक, किसको, गुणांक को हटा देना। अब जैसे यहां पर आपसे पूछा गया ना, ए के विघटन की दर, विघटन का मतलब होता है विलुप्त होने की दर, क्योंकि विलुप्त का मतलब होता है कम हो जाना, घट जाना। ठीक, अब इसमें जब निकालोगे ना तो आप ध्यान रखना कि जो ए के विलुप्त होने की दर है, समझना, किसके, ए के विलुप्त होने की दर, विलुप्त का मतलब विघटन भी बोल सकते हैं, तो कह रहा ए के विलुप्त होने की दर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, होने की दर। अब ए के विलुप्त होने की दर अगर आप समझेंगे तो हमने क्या बोला, गुणांक को हटा देना। आप गुणांक हटाएंगे तो आप क्या देखेंगे, माइनस का डेल्टा ए, क्या देखेंगे, माइनस का डेल्टा ए बटे में डेल्टा टी। ठीक, अब आपके पास में ऐसा कोई दिख रहा है क्या आपका ऑप्शन, ठीक, या एक और समझ लेते पहले इसको भी। ठीक, तो बी के बनने की दर, अच्छा बी के बनने की दर यहीं पे समझ लो क्या, कि बी के बनने की दर। ठीक है ना, तो बी के बनने की दर अगर हम समझेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे क्या, कि जो बी के बनने की दर होती है वो क्या, अब प्लस लगा दो, और उसके बाद आप ध्यान रखना क्या हो जाएगा, डेल्टा बी और बटे में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है ना तो वही आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब देखो पहले वाले में तो डेल्टा बी लिख दिया और उसमें क्या लगा दिया, माइनस, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाना है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन देखते हैं जरा, इसमें क्या लिखा, माइनस का, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा हुआ है, लेकिन अब इसमें देखो ये क्या कर दिया है, 1/4, तो ऐसा तो कोई कंडीशन भी नहीं थी ना, तो जरा इसको हटा देते हैं। अब देखो सी नंबर में, ठीक, अब क्या कर रहा है, माइनस का डेल्टा ए बटे डेल्टा टी या डी ए बटे डी टी, चलो ये तो ठीक है। उसके बाद दूसरा प्लस कुछ भी नहीं लगा, मतलब क्या है, प्लस है, अब प्लस में है तो क्या लिखा हुआ, डीबी बटे डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 3rd नंबर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से। चलिए अच्छा, ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे दिया गया है, कह रहा है क्या, और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH, समझना, 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है। ठीक, 450 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात करने, क्या ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी। चला सब ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं करना आपको, मोलरता पूछेगी, पहले मान रख लो जरा ध्यान से। ठीक, तो पहला आपसे जो कह रहा है वो कितना दिया गया है, 5 ग्राम। ठीक, और क्या दिया गया है, NaOH। ठीक है ना, तो 5 ग्राम NaOH, ठीक, ये दिया गया 5 ग्राम। उसके बाद कह रहा 450 ml, तो यहां पर ध्यान रख लो क्या दिया गया आपको, 450 ml। ठीक, अब समझना कहानी को जरा ध्यान से। ठीक, अगर मात्रक आपको ग्राम में दिया जाता है तो हमेशा याद रखिए जो मान है वो किसका हो जाएगा, W का, और अगर मात्रक आपको ml में दिया जाता है तो आप ध्यान रखना ये मान किसका हो जाएगा, V का। ठीक है ना, अच्छा, और एक चीज ध्यान रखना, जो कम मात्रा में होता है उसको हम लोग बोल देते हैं WA। ठीक, अब आपसे पूछा गया है मोलरता, क्या पूछा गया है, मोलरता। अब मोलरता क्या होता है, तो कैपिटल M। ठीक, ये पूछा गया, तो कैपिटल M का अगर हम आपसे मान पूछे, फॉर्मूला पूछे मोलरता का, तो क्या होता है कि WA बटे MA इंटू में V। ठीक, और अगर ये V आपका ml में दिया गया है तो आप क्या कराएंगे, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया फॉर्मूला, समझ लो ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब इस फॉर्मूले में देखो जरा किस किस के मान तुमको दिए गए, किसके किसके मान नहीं दिए गए, तो आप देखेंगे कि आपको WA का मान दिया गया है, ठीक, और किसका दिया गया है, इस V का मान दिया गया। ठीक, तो 2 मान आपको दिए गए, MA का मान नहीं दिया गया, तो आप MA का मान निकालना सीखिए। ठीक, आपको जो WMA फॉर्मूला दिया गया ना NaOH, इसी के मान से आपको क्या निकालना पड़ेगा, NaOH का मान निकालना पड़ेगा, यानी कि MA का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, अब इसके
के मान के लिए आपको करना क्या होता है कि सभी के परमाणु भारों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक, तो वो क्या बन जाता है आपका Ma का मान यानी अणु भार बन जाता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पर निकालना सीखते हैं, ठीक। अब अगर हम तुमसे कहते हैं यहाँ पर कि Ma का मान निकालो, तो आपको पता होना चाहिए सोडियम, तो सोडियम कितने नंबर पर होता है, 11 नंबर पर, ठीक। लेकिन अगर इसका हम परमाणु भार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 1 23। ये ट्रिक है, हमने आपको पहले ही क्लास में सिखाया है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखना 23 हो गया, और उसके बाद आप ध्यान रखना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पर होता है, 8 नंबर पर, लेकिन इसका डबल करने पर कितना मिलता है, 16, ठीक। और प्लस में हाइड्रोजन कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, उसका परमाणु भार भी कितना होता है, 1। अब जरा जोड़ दीजिए इनको, तो आप देखेंगे कि Ma बराबर, ठीक है, जोड़ो तो 6 3 9 और 1 10, 10 का कितना हो गया 0, ठीक। तो 2 और 1 3, एक हासिल का कितना हो गया 4, यानी आपको कितना मिल गया ग्राम प्रति मोल, ठीक। तो ये ध्यान रखना, तो कितना आ गया 40 ग्राम प्रति मोल आ गया Ma का मान, ठीक। तो अब आप कैपिटल M यानी मोलरता बराबर निकालेंगे, Wa का मान आपने कितना दिया गया है 5, और उसके बाद Ma का मान आपने कितना निकाल दिया है 40, ठीक, इंटू में V का जो मान है वो कितना दिया गया 450, ठीक, और मल्टीप्लाई कितने से करा लीजिए 1000 से, ठीक। जरा ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करते हैं, ठीक। अब हमने क्या बोला आपसे, जरा काटो, जरा 1 0 से 1 0 काट दिया, ठीक। इसको काटो जरा, 5 8 40, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 8। अब एक बार और ध्यान से समझिएगा, काटते हैं। अब देखो इसमें कितना दिया गया 100, ठीक। तो 100 को काटो जरा ध्यान से, 100 को जब आप काटेंगे तो कितनी बार 5 से काट दो, ठीक। तो 5 दूनी 10 यानी कितना हो गया 20, इसको काटेंगे तो 5 9 45, ठीक है। तो इतना हो गया आपका, ठीक। तो आप देखेंगे कि ऊपर जो बचा है वो आपका कितना बचा है 20, ठीक, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 9 8 72, ठीक। या 8 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कितना कर दो 9, ठीक। अब इसको आप क्या करो, एक बारी 2 से और काट दो, ठीक। अब जब आप 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 दाम 20 और 2 चौको 8, ठीक, और कटेगा 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, ठीक। यानी आप देखेंगे कि ऊपर आपको देखने को मिलेगा कितना 5, और नीचे कितना हो गया 9 दूनी 18, ठीक। तो नीचे कितना हो गया 18 हो गया, ठीक। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप करेंगे तो अभी भाग तो जाएगा नहीं, तो आप क्या लगा दीजिए दशमलव, और जब आप दशमलव लगाएंगे तो आप फिर क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको काटिए जरा ध्यान से, कितनी बार में कट जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ज्यादा हो जाएगा तो 18 दूनी 36, ठीक। अब 2 वाले आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो 2 वाले आपके पास में ऑप्शन कितने दिख रहे हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। एक बारी और कर लेते हैं जरा ध्यान से, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना करा आपने, 18 दूनी 36, यानी कितना बचा आपका 14, ठीक है ना, 36 हो गया और 14 बचेगा, ठीक। 14 बचा, मतलब आपने यहाँ पर क्या करना, एक 0 और बढ़ा देना, ठीक। अब कितनी बार चला जाएगा, तो 18 पंचे 90, ठीक। यानी इसका मतलब साफ है कि आप ध्यान रखना कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4th सही हो जाएगा, ठीक है। तो 0.278, कितना 0.278 मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बड़ा आसान तरीके से न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़े से तरीके पता होना चाहिए कैसे कैसे इसको सॉल्व करना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए ठीक है, देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा है क्या कि संकुल, ठीक। अब आपके पास में ये एक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। किसकी पूछी गई, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। बहुत आसान काम है कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालना, जरा देखते हैं कैसे। अच्छा है कहाँ कोबाल्ट, तो आपको ध्यान रखना ये जो दिख रहा है ना, ये कोबाल्ट लिखा हुआ, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक। अगर जिसकी निकालनी उसको एक्स मान लो, बस बात खत्म, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको दिया गया के, क्या दिया गया के, ठीक। तो के कितने मॉलिक्यूल दिए 3, तो पहले आप क्या कर दीजिए 3 मॉलिक्यूल को लिख दीजिए, ठीक। और मल्टीप्लाई ध्यान से कराना है किसके ऊपर, जितना इसके ऊपर चार्ज होता है, तो के ऊपर कितना चार्ज होता है प्लस का 1, ठीक, प्लस। आगे चलो, अब कोबाल्ट मिल गया ना, तो जिसको निकालते हैं उसको क्या मान लेते हैं एक्स प्लस। आगे बढ़ो, अब देखो ध्यान से लिखा हुआ C2, देखो क्वेश्चन ये भी गलत है, तो ध्यान रखना C2O4, यहाँ पर कितना लिखा O4, यानी ऑक्सीलेटो, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा ना ऑक्सीलेटो, C2O4, ठीक। अब इसके कितने मॉलिक्यूल दिए गए आपको 3, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर कितना लिख लेंगे 3। अच्छा मल्टीप्लाई कितने से कराना है, तो आपको ध्यान रखना जितना इसके ऊपर चार्ज है, तो आप ध्यान रखेंगे ऑक्सीलेटो के ऊपर चार्ज होता है -2, ठीक, बराबर। अब ध्यान से देखना ना, अब इतने में पूरे में कोई चार्ज नहीं दिख रहा ना ऊपर की तरफ, तो आप कितना लिख लेना यहाँ पर 0, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 3 एकम 3 प्लस x, ठीक। अब इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे ध्यान रखना कितना हो जाएगा -6 बराबर कितना हो गया 0। ट्रांसफर कर लो जरा ध्यान से, तो x बराबर +6 -3 बराबर कितना आ जाएगा +3, ठीक। तो ये हो गई कहानी। अब जरा ध्यान से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि +3 आएगी, ठीक है। जल्दी से समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो ये है, ठीक है ना, जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्ती, देखो ध्यान सुनो, कह रहा है संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय
ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती। मतलब एक ऐसा आपको संक्रमण तत्व का नाम बताना है जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित ना करता हो। जरा देख लेते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब करना कुछ नहीं है, बड़ी आसान सी कहानी है, इसको समझना। आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, 3D श्रेणी के बारे में, स्कैंडियम के बारे में, टाइटेनियम के बारे में, वनेडियम के बारे में, क्रोमियम के बारे में, मैग्नीज के बारे में, फेरस के बारे में, कोबाल्ट के बारे में, निकिल के बारे में और कॉपर के बारे में, लास्ट में जिंक के बारे में, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो अगर स्कैंडियम की बात करेंगे तो ये कितने नंबर पर होता है, 22 नंबर पर, ठीक। और अगर हम जिंक की बात करेंगे तो ये कितने नंबर पर होता है, 30 नंबर पर, ठीक है। ठीक, स्कैंडियम जो है वो कितने नंबर पर होगा, 21 नंबर पर होगा, ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक। अब स्कैंडियम 21 नंबर पर है और जिंक कितने नंबर पर है, 30 नंबर पर, ठीक। अब इसको आप करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करेंगे, 3D श्रेणी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, आर्गन, ठीक है ना। और उसके बाद में ध्यान रखना क्या होता है, 3D, और 3D के बाद में आप याद रखेंगे 4s, ठीक। आर्गन कितना हो गया, 18, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर कितना कर दिया, 2, 20 और एक यहाँ पर कितना हो गया, 21, ठीक। अब ध्यान रखना ना कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। तो ये याद रखना कि स्कैंडियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना वो कितनी होती है, प्लस का 3, क्योंकि इसके बातम कोष में देखो 2 और 1 कितने दिख रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तीनों निकाल दिए। अब अगर हम बात करें यही जिंक की, अब जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या करोगे, जरा सोचो। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर्गन, और आर्गन के बाद आप लिखेंगे क्या, 3D, 3D के बाद लिखेंगे 4s, ठीक। अब 18 तो ये हो गया आपके, ठीक। 2 यहाँ पर मिल गया तो 20 हो गया, ठीक। और यहाँ पर कितना हो गया, 10, ठीक। तो कितने हो गए टोटल, 30। अब इसके बातम कोष में से आपको कितने देखने को मिलेंगे, 2। तो जिंक की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी मिलती है आपको, प्लस का 2, ठीक। लेकिन जो स्कैंडियम की होती है वो कितनी होती है, प्लस का 3, ठीक। तो केवल और केवल आपको ध्यान रखना 2 ही ऐसे 3D श्रेणी में तत्व हैं जिनकी सिंगल ऑक्सीकरण अवस्था होती है, प्लस का 3 और प्लस का 2। बाकी जितने भी दिख रहे हैं ना वो सब के सब परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, कभी +2 दिखाएंगे, कभी +3 दिखाएंगे, 4 भी दिखाएंगे, ठीक। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, मैग्नीज की, और वो कितनी जाती है, +8 तक जाती है, ठीक। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन समझ में आ रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि स्कैंडियम, ठीक। यानी जो स्कैंडियम है ना ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यौगिक जिसमें क्षारकीय प्राबल्य यानी जिसकी क्षारकता सबसे ज्यादा होती है, ये पूछा गया, ठीक। सबसे अधिक है ये बताना आपको, ठीक। तो मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, ये ध्यान रखना, ठीक। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ऐसा 213, क्या याद रखना है, 213, और एक कॉन्सेप्ट याद रखना है 231, ठीक है। ये ध्यान रखना 231 का, ठीक। तो ये दो कॉन्सेप्ट याद रख लो, एक तो 213 और 231 का, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखो लिखा हुआ CH3। अब CH3 को हम लोग बोलते हैं मेथिल, क्या बोलते हैं, मेथिल। अगर यहीं पर अगर आपको देखने को मिल जाता है क्या, C2H5, क्या देखने को मिलता है, C2H5, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एथिल, क्या बोल देते हैं, एथिल, ठीक। और CH3 जो है वो क्या कहलाता है हमारा, मेथिल कहलाता है, ठीक। तो यही दो ऑप्शन आपसे मिलेंगे, ठीक। या तो एथिल का मिलेगा या तो मेथिल का मिलेगा, ठीक। और जब ये कह देना कि इनमें से मतलब कितने, अब ये देखो 213 का मतलब ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये कितना 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री, ठीक। अच्छा ऐसे में कह देगा तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे मेथिल पूछे चाहे एथिल पूछे, हमें कोई तकलीफ ही नहीं ना। लेकिन जब हमारे पास में किसी एक के ही तीनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक, फिर उसमें पूछेगा बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, तो तकलीफ देगा, बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम तो फिर तकलीफ देगा, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान रखना जो 213 की कहानी है वो किसकी कहानी है, एथिल की कहानी है, ठीक है ना। और जो 231 की कहानी है वो किसकी कहानी है, मेथिल की कहानी है, ठीक। बस इतना सा ध्यान रखना। फिलहाल दोनों में ही क्या आ रहा है आपका, 2 का मतलब 2 डिग्री। अब 2 डिग्री वाला कौन सा दिख रहा है आपको, तो जिसमें केवल NH दिखता है ना वो 2 डिग्री कहलाता है। अब इसमें केवल N बचेगा वो 3 डिग्री बन जाता है। और इसमें देखो ध्यान से क्या लिखा है, NH2 लिखा है, ये कौन सा डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, ठीक। मतलब ये 1 डिग्री है, और ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री है, और ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री, ठीक। और आपका यहाँ पर ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर यानी कि 1 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री, ठीक। तो ये ध्यान रखना आपको अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, चलो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छी तरीके से समझना। कह रहा है कि यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, ठीक। चलो हम लोग इसको समझते पहले डिटेल में, ठीक। ध्यान से समझना। पहला हम आपसे कह रहे हैं यहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है, सुक्रोज। इसको समझो, किसका दिया गया है, सुक्रोज दिया गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि जब आप सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे, क्या कराएंगे, सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे, तो आपको ध्यान से देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा ग्लूकोज, क्या देखने को मिलेगा, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज,
क्या मिलेगा, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज देखने को मिलेगा। क्या कब मिलेगा, जब आप किसका, सुक्रोज का कराएंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा ऑप्शन थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तीसरा ऑप्शन समझो। अब तीसरे ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, लैक्टोज। क्या दिया गया है, लैक्टोज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब जब आप लैक्टोज का क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। लैक्टोज का क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। ठीक, तो जब लैक्टोज का जल अपघटन कराएंगे तो आप क्या देखेंगे, तो आपको ध्यान रखना, पहला तो आपको ग्लूकोज ही मिलेगा देखने को, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा ग्लैक्टोज। क्या मिलेगा, ग्लैक्टोज। ठीक, तो ये ध्यान रखना, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज हो गया। ठीक, उसके बाद में चौथा जो ऑप्शन दिया गया उसको ध्यान से देखो, तो क्या लिखा है, माल्टोज। ठीक है ना, माल्टोज। ठीक, अब माल्टोज का जब जल अपघटन आप कराएंगे ना तो क्या मिलेगा आपको, तो ध्यान रखना, आपको ग्लूकोज के दोनों ही मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक, यानी कि जो भी आपको देखने को मिलेगा वो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल किसके होंगे, ग्लूकोज के होंगे। ठीक, यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्या, ध्यान से देखो। ठीक, आपको ये बात याद रखनी है अच्छी तरीके से, क्या कि ग्लूकोज, ठीक है ना, और उसके बाद में क्या, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। ठीक, ये तीन जो है ना, ये इन तीनों को हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। ठीक, अब जो सुक्रोज हो गया या लैक्टोज हो गया या माल्टोज हो गया, ठीक, ये जो तीनों है ना, ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, डाइसैकेराइड कहलाएंगे। समझना ध्यान से। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है तो वो कौन सा यौगिक हो जाएगा, सेलुलोज। ठीक, अब डाइसैकेराइड कौन सा नहीं होगा, सेलुलोज नहीं होगा। ठीक, ये पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज कैसा है, पॉलीसैकेराइड है। ठीक, तो ध्यान रखना, आपको 3 डाइसैकेराइड होते हैं, इस तरीके से याद रखना। फिलहाल चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक की पहचान टॉलन अभिकर्मक से होती है। किससे होती है, टॉलन अभिकर्मक से होती है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो टॉलन अभिकर्मक से कहानी क्या होगी जरा समझना। तो पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं टॉलन अभिकर्मक अच्छा होता क्या है, पहले तो इसको समझ लो। टॉलन अभिकर्मक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, तो आपको याद रखना है इस तरीके से Ag2O। ठीक, ये क्या कहलाता है, टॉलन अवकर्मक कहलाता है। ठीक है, इसको टॉलन अवकर्मक बोलते हैं। अब अगर टॉलन अवकर्मक ये है ना, तो इसे पहचान किसी करके देता है। ठीक, तो जो एल्कोहल है ना, हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं। ठीक, अब एल्कोहल की पहचान आपको किससे कराने को मिलेगी, तो याद रखना है ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है ना, किससे, ल्यूकास अभिकर्मक से। ठीक, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों अगर की अलग अलग पहचान करनी है, एल्डिहाइड, ठीक है ना, कीटोन और एल्डिहाइड की पहचान करनी है, तो फिर आपको ध्यान रखना है इसके जो अभिकर्मक का नाम होगा वो हो जाएगा, ठीक है, सिफ अभिकर्मक। क्या हो जाएगा, सिफ अभिकर्मक। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, अगर आपको कीटोन और एल्डिहाइड की पहचान करानी तो किससे हो जाएगी, सिफ अभिकर्मक से। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास में क्या बचा, एल्डिहाइड। ठीक, तो एल्डिहाइड की पहचान के लिए आपको ध्यान रखना है क्या लेना पड़ता है, टॉलन अभिकर्मक। ठीक, ये ध्यान रखना, तो टॉलन अभिकर्मक की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है क्या कि जो एल्डिहाइड की अगर पहचान करानी तो आपको क्या लेना पड़ेगा, टॉलन अभिकर्मक। ठीक, तो वही आपसे पूछा कि टॉलन अभिकर्मक जो है वो किसकी पहचान कराने के लिए होता है, तो एल्डिहाइड की पहचान कराने के लिए होता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, ये बड़ा आसान क्वेश्चन, जल्दी से बता सकते हैं आप देख करके। ठीक, कह रहा तापमान से स्वतंत्र इकाई है, ध्यान रखना, तापमान से स्वतंत्र सांद्रता की इकाई है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, मोललता। यानी जो मोललता है वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, उसके बाद कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए। ठीक, अब इसको हम लोग पहले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि अगर आपसे क्या पूछता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसकी, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक यानी के का मात्रक अगर आपसे पूछता है तो आपको ध्यान रखना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक कितना होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक, क्या तरीका है निकालने का, सब कुछ आपको पिछले लेक्चर में सिखाया जा चुका है, तो हम लोग ज्यादा डिटेल में बातचीत नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, चलिए अच्छा देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है क्या कि बेंजेल्डिहाइड, समझना ध्यान से, कह रहा है ना बेंजेल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल, ये आपको बनाना, बेंजेल्डिहाइड से क्या बनाना, बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अभिक्रिया का नाम बता दीजिए, एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी, कैंजारो अभिक्रिया होगी, या गाटरमान कोच अभिक्रिया होगी, या क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है, हम लोग सारी रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल आप जल्दी से ध्यान दीजिए, पहला आपसे कह रहा ना एल्डोल संघनन, तो सुनो पहले ध्यान से। ठीक, एल्डोल संघनन हमें ऐसी रिएक्शन बोलते हैं जिसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिले, क्या देखने को मिले, अल्फा हाइड्रोजन, और ऐसे एल्डिहाइड होने चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक, तो अब जरा समझना ध्यान से, अल्फा हाइड्रोजन की कहानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल में लिख दिया, क्या CH3 C डबल बॉन्ड O और
H, ठीक। ये ध्यान से देखो, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा क्या हो गया, क्रियात्मक समूह, ठीक। और क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, अल्फा कार्बन, ठीक। और अल्फा कार्बन से जुड़े ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब आपको कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, तो 2 मॉलिक्यूल ले लेने, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक। और आपको ध्यान रखना है कि उपस्थिति किसकी लेनी होती, तो NaOH की, ठीक है ना। चलो जल्दी समझ लेते हैं, ठीक। तो आपको करना क्या होता है कि एक आपको अल्फा हार जो है ना कार्बन से, उसको क्या लेना है, आपको एक हाइड्रोजन ले लेना है, ठीक। और दूसरे वाले में ध्यान रखना, किससे, जो दूसरे वाले का कहानी है ना, इसको समझना। तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ना, इससे आपको क्या लेना है, ऑक्सीजन। ध्यान समझते हैं ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकालो और किसको दे दो, ऑक्सीजन को दे दो, ठीक। समझते जाओ ध्यान से, मन से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आप जब लिखना कहाँ शुरू करना है, तो इस वाले कार्बन से लिखना शुरू करना है, ठीक। तो जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे क्या देखने को मिलेगा आपको, CH3 फिर C। अब देखो O, जहां पे डबल बॉन्ड के साथ O था ना, वहां पर अब कौन आ गया, H आ गया, तो आपको क्या मिल जाएगा ऊपर OH, ठीक। अब इसमें सामने की तरफ क्या था, H था, उसको हमने कहां लिख दिया, नीचे की तरफ। अब चलते हैं सामने की तरफ। अब यहां से आपने क्या निकाला, इस जगह से क्या निकाल चुके आप, एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर केवल और केवल क्या बचेगा, CH2 बचेगा, ठीक। और उसके बाद में साथ साथ क्या है, C और डबल बॉन्ड के साथ O है, और क्या हो गया, H हो गया, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एल्डोल संघनन अपक्रिया। क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन। क्या आपको यहाँ पर बेंजील अल्कोहल देखने को मिला क्या, बिल्कुल भी नहीं मिला, ठीक। अच्छा बेंजाइलडिहाइड की कहानी समझ लो थोड़ा ध्यान से। अच्छा बेंजाइलडिहाइड होता क्या है तो समझ लो, ठीक। इस तरीके से बेंजीन हो गया, इसमें क्या कर दो, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H, ठीक। अब इसको समझना ध्यान से, यहाँ पर तो ये तो आपका बड़ा बड़ा आदमी हो गया, मतलब क्रियात्मक समूह हो गया, ठीक। और क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है वो क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। लेकिन इस अल्फा कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है, एक होता है और उसने भी क्या कर लिया है, इस वाले कार्बन के साथ में यहाँ पर एक बॉन्ड बना, एक एक हाइड्रोजन। देखो जैसे ये कार्बन है, या ये वाला कार्बन है, या ये वाला कार्बन है, या ये वाला कार्बन, या ये वाला, ठीक। तो इन सबके पास में एक एक हाइड्रोजन है, कोई टेंशन नहीं है, समझना, ठीक। इन सबके पास में एक एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस वाले कार्बन की जो काम में आ रहा है ना, इस वाले कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर जो था उसके बदले में यहाँ पर क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, ठीक। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक। तो ये तो एल्डोल संघनन अपक्रिया तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। अब दूसरा एग्जाम्पल जो आपसे कह रहा है ना, वो है कैनिजारो अपक्रिया। क्या है, कैनिजारो अपक्रिया, ठीक। अब कैनिजारो अपक्रिया को समझो जरा ध्यान से। यहाँ पर कैनिजारो अपक्रिया को क्या करना है, तो आपको इसमें ऐसे एल्डिहाइड लेने होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे हम आपसे कहते हैं चलो फार्मेल्डिहाइड ले लो, ठीक। तो HC डबल बॉन्ड O और H, ठीक। इसमें भी वही सेम कहानी, कितने मॉलिक्यूल लेना है आपको, 2 मॉलिक्यूल ले लेने हैं, ठीक है। और देखो उपस्थिति नहीं लेते हैं, ठीक। NaOH के साथ इसमें क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, ये चीज समझ लीजिए, ठीक। और जब इनको आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो आप देखेंगे क्या, सुनिए ध्यान से, ठीक है, कि आपको एक बॉन्ड तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेना और एक हाइड्रोजन कहाँ से निकाल लेना, इस जगह से, ठीक। अब करना क्या है, इस हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे, इस वाले कार्बन को दे दें, समझते जाना केवल ध्यान से, ठीक। और इस हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे, इस वाले कार्बन को दे देना है, ठीक। तो अब आप देखेंगे क्या कि इस वाले कार्बन के पास में, ठीक, ऊपर की तरफ क्या जुड़ा हुआ है, OH, ठीक। और यहाँ पर ध्यान से देखो, तो एक तो ये पहले से ही हाइड्रोजन था, एक ये वाला हाइड्रोजन पहले से ही था, ठीक। और आपने एक ये वाला और यहाँ से क्या कर दिया, आकर के जोड़ दिया। तो अब अगर आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लिखा मिलेगा आपको क्या, CH3OH। क्या देखने को मिलेगा, CH3OH, ठीक। अब बचा क्या आपके पास में, तो यहाँ से लिखना शुरू कर दो, तो H डबल बॉन्ड O और यहाँ से क्या बचा आपके पास, ONA। तो क्या कर देना आप, ONA, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका सोडियम फार्मेट, और ये क्या बन गया, मेथिल एल्कोहल। कब बना, जब इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं थे, ठीक। अब हम यही कहानी सीखते हैं बेंजाइलडिहाइड के बारे में, ठीक। क्योंकि बेंजाइलडिहाइड के पास में भी तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, समझो जरा ध्यान से, ठीक। कैसे, तो चीज को क्लियर करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझते हैं, ना केवल बस अच्छी तरीके से, ठीक। जितना बताते हैं उतने पे फोकस करना और अच्छी तरीके से समझना। ये आपका एक हो गया ना बेंजाइलडिहाइड, पल्ले पड़ गया, ठीक। एक और बेंजाइलडिहाइड ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना, यहाँ पे एक ये बेंजाइलडिहाइड, ठीक। और इसमें क्या ले लेना आपको, एक NaOH भी ले लेना है, ठीक। क्योंकि हमें यहाँ पर अभिक्रिया करानी पड़ती, ठीक। अब इसको आप क्या करिए, गर्म करिए, जरा सुनते जाना ध्यान से, ठीक। सबसे पहले हमने आपसे क्या बोला था कि एक हाइड्रोजन आपको ये वाला लेना और एक हाइड्रोजन आपको क्या कर देना, ये वाला लेना, ठीक। ये जो हाइड्रोजन लेना वो आप इस ऑक्सीजन को दे देना जा करके, ठीक। और ये वाला जो हाइड्रोजन लेना वो आप क्या कर देना, इस वाले कार्बन को दे देना, ठीक। तो जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से बना हुआ, समझना कहानी को ध्यान, ठीक। ये और यहाँ पर क्या था, C। अब इसके साथ में ऊपर की तरफ क्या हो गया, OH। अब ये जो हाइड्रोजन था इसमें हमने वो कहाँ लिख दिया, मान लो, चलो समझते जाना केवल ध्यान से, ठीक। अब एक हाइड्रोजन आपने और दिया तो यहाँ से क्या हो गया, H हो गया। अब क्या बचा आपके पास में, तो इसको लिख लो आकर के, जरा ध्यान से थोड़ा सा देख, बाद में इसके बारे में, नाम के बारे में बातचीत करते हैं।
और क्या है आपके पास में डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या बचा आपका ONA, तो यहाँ पर क्या कर देना आप ONA जोड़ देना, ठीक। तो ये हो गया आपका सोडियम, इसको बोल देते हैं बेंजोएट, ठीक। तो वो तो सोडियम बेंजोएट होगा, ठीक, लेकिन इसको समझो, ये लिखा हुआ ऐसा, ठीक है ना, ये समझ लो। और यहाँ पर देखो तो CH2 क्या हो गया, CH2, और यहाँ पर क्या हो गया OH, ठीक। अब समझना जरा ध्यान से क्या, कि इस वाले को, इतने समूह को हम लोग बोलते हैं बेंजिल, क्या बोलते हैं, बेंजिल बोलते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना, ये तो हो गया बेंजिल, और OH को क्या बोल देते हैं, एल्कोहल, ठीक। और हमसे शायद यही पूछा गया था कि हमें क्या कैसे प्राप्त करना है, क्या बेंजल्डिहाइड से, ठीक, क्या बेंजल्डिहाइड से क्या बेंजिल एल्कोहल, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड से बेंजिल एल्कोहल कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। चलिए अच्छा ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक डीएनए में उपस्थित नहीं है। ध्यान रखना, डीएनए में उपस्थित नहीं है, ठीक। तो आप समझना ध्यान से, हम कुछ बातें बता रहे हैं आपको। डीएनए, ठीक है ना, डीएनए, इसको समझ लो। अब डीएनए की कहानी में क्या है, उसके चारों नाम याद रख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है क्या, एडेनिन, याद रखना है एडेनिन, ठीक। उसके बाद गुआनिन, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है थायमिन, ठीक। और एक होता है साइटोसिन, क्या होता है, साइटोसिन, ठीक। तो ये किस में पाए जाते हैं, डीएनए में, ठीक। अब समझ लो किसकी कहानी, तो आरएनए की। अब आरएनए की कहानी में क्या है, तो आपको ध्यान रखना है आरएन, ठीक। आरएनए की कहानी समझ लेते हैं। तो आरएनए में आपको क्या मिलेगा, एडेनिन मिलेगा, गुआनिन मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में साइटोसिन मिलेगा, ठीक। लेकिन थायमिन की बदले आपको ध्यान रखना क्या मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा, ठीक। तो आपने थोड़ा सा जो अंतर समझा, ठीक है। तो आपका जो थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर किसमें देखने को मिला आपको, थायमीन में और यूरेसिल में, ठीक। ये दोनों नाम याद रख लो, बाकी तीन सब में मिलते हैं, डीएनए में भी और आरएनए में भी, ठीक। दो जो है वो कौन से, थायमीन और यूरेसिल के, ठीक। तो आपसे कह रहा है डीएनए में नहीं उपस्थित, तो डीएनए में 4 आपको दिख गए, एडेनिन दिख गया, तो यहाँ पर एडेनिन रहा, ठीक। और उसके बाद में क्या कह रहा है आपसे, एडेनिन के बाद में क्या दिख रहा है आपको, गुआनिन, तो गुआनिन आपको कहाँ रहा, ये रहा गुआनिन, ठीक। उसके बाद में आपसे क्या कह रहा है, थायमिन, तो थायमिन भी आपका कहाँ रहा, ये रहा। और उसके बाद बचा कौन सा, साइटोसिन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर क्या नहीं देखने को मिला आपको, साइटोसिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो आपके पास साइटोसिन का तो ऑप्शन नहीं है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 3 मिल गए ना। अब चौथा कौन सा नहीं मिला, तो ध्यान रखना यूरेसिल नहीं मिला, ठीक। अब ये जो यूरेसिल है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, आरएनए में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे फिर से देखो, ये तो साथ में रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, हमने पीछे कराया जा चुका है इसको क्वेश्चन को, ठीक है। तो देख लेते जरा इसको भी ध्यान से। कह रहा है क्या, कि 180 ग्राम जल में, क्या कह रहा है, 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना मोलों की संख्या क्या होती है, n बराबर W बटे में m, ठीक। अब देखो n का मान, W का मान कितना दिया गया आपको 180, और m का मान आपको ध्यान रखना जल के लिए कितना होता है 18, डिवाइड करके काट देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा थर्ड, यानी कि 10 मोल, ठीक है ना दोस्तों। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अभिक्रिया 2a+b उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक समीकरण, यानी r बराबर दिया गया है a, और उसके बाद डॉट b की पावर कितना लिखा हुआ 2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की आणविकता बतानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आणविकता, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। क्या बनते हैं, एक तो तुमसे आणविकता पूछेगी, ठीक, या इसी में कभी कभी पूछ देगा ना कि अभिक्रिया की हमें क्या बता दीजिए, कोटि बता दीजिए, क्या बता दीजिए, कोटि, ठीक। तो 2 बातें ध्यान रखना, तो अभिक्रिया की आपसे आणविकता पूछी जाएगी या अभिक्रिया की कोटि पूछी जाएगी, ठीक है। तो हम लोग पहले कोटि समझ लेते जरा ध्यान से, ठीक। तो जो अभिक्रिया की कोटि का फॉर्मूला होता है वो याद रख लो। तो n बराबर आपको ध्यान रखना होता है x प्लस वाई, ठीक। अब ये n क्या होता है, तो वेग बराबर जो आपको मिलता है ना a की पावर x इंटू में b की पावर y, ठीक है ना। तो ये ध्यान, यानी जो a की सांद्रता की पावर होती है x वो, और जो b की सांद्रता की पावर होती है y वो, उन दोनों को जब हम लोग योग कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, अभिक्रिया की कोटि, ठीक। अब इसमें अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर कितना लिखा मिल रहा है, 1,
ठीक, और इधर पे कितना लिखा हुआ है 2। तो अगर आपसे कोटि पूछी जाएगी तो आप ध्यान रख पाएंगे क्या, जब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे आप n बराबर, तो आपको x का मान कितना मिला +1, और उसके बाद में y का मान भी कितना मिला +2। ठीक, तो जब दोनों जाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा +3। ठीक, तो ये ध्यान रखना आपके पास में, यहाँ पर अगर आपसे कोटि पूछी जाती तो कितना सही हो जाता, +3 सही हो जाता। ठीक, लेकिन आपसे कह रहा हमें आणविकता बता दीजिए, क्या बता दीजिए, आणविकता। तो आणविकता में ध्यान रखना हमें अणुओं की संख्या पर ध्यान रखना, किस पर ध्यान रखना, अणुओं की संख्या पर। ठीक, अब आप अणुओं की संख्या समझेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आनी चाहिए, वो ये क्या, कि यहाँ पर देखो आपको कितना दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब कितना लिखा है, 1 लिखा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर ध्यान से देखो तो कितना लिखा हुआ है, 2। तो जब आप इन दोनों अणुओं को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि जो आणविकता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आणविकता। ठीक, तो अब वहां पर आपको कितना दिख गया, 1 अणु दिख गया। ठीक, और उसके बाद में कितना दिख गया, 2। ठीक, तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, +3। ठीक, तो जो आणविकता होगी वो कितनी हो जाएगी, +3। ठीक, तो इस क्वेश्चन की जो कोटि है वो भी कितनी निकल कर आई है, +3 निकल कर आई, और आणविकता भी कितनी निकल कर आई, +3 निकल कर आई। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, और क्वेश्चन नंबर हो गया 50 आपका। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है, कह रहा है क्या कि कैन्जारो अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, कैन्जारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, तो हम लोग जरा देख लेते हैं कि कैन्जारो अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, तो पहले तो अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा था कि कैन्जारो अभिक्रिया में हमें क्या करना होता है कि ऐसे एल्डिहाइड लेने होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन देखने को ना मिले। ठीक है, तो जल्दी से समझ लेते हैं जरा ध्यान से, क्या कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक, तो ऐसा एल्डिहाइड हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, आपको कितने मॉलिक्यूल लेने होते हैं, तो 2 लेने होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके। ठीक, और प्लस में करानी किसके साथ में होती है, तो NaOH के साथ में अभिक्रिया। ठीक, अब जब आप इन सबको गर्म करेंगे, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बड़ी आसान सी कहानी है, जरा समझना ध्यान से कि यहाँ से आपको एक हाइड्रोजन निकाल लेना। ठीक, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेना। ठीक, और ये जो हाइड्रोजन रहा है वो किसको दे देना आपको, इस वाले ऑक्सीजन के पास में। ठीक, और ये जो हाइड्रोजन रहा है वो किसको दे देना, इस वाले कार्बन के पास में। ठीक, लिखना शुरू करते हैं। अब देखो ध्यान से, इस वाले कार्बन के पास में 1, 2 और 1, ये 3 हाइड्रोजन मिल गए ना, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, CH3। क्लियर, और उसके बाद आपने देखा कि ऊपर क्या दिख रहा है आपको, O, और O के साथ में कौन आया, H, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा, OH। ठीक, तो ये क्या बन गया आपका, मेथिल अल्कोहल। ठीक, फिलहाल उसके बाद दूसरा भी देख लो क्या है, यहाँ से लिखो तो क्या दिख रहा है आपको, H-E-O। ठीक, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, O, और O के साथ साथ क्या दिख रहा है, Na। ठीक है ना, तो अब इसको क्या बोलेंगे आप, तो सोडियम, और ये क्या हो जाएगा, फार्मेट। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, यानी कैन्जारो अभिक्रिया द्वारा जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो क्या बना कर देगा, मेथिल अल्कोहल बना कर देगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में हमने सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से सीखा है। ठीक है, हम लोग आगे मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा।